आज हम जिस विषय में उतरने वाले हैं वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। पर्यावरण, ये शब्द आया कहां से? और स्रोत में इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक दी गई है। पर्यावरण = BSC। ये क्या मामला है? पर्यावरण शब्द फ्रांसीसी शब्द एनवायरनोर से निकला है, जिसका मतलब होता है घेरना। घेरना, अच्छा। हाँ, तो सीधी भाषा में जो कुछ भी हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही हमारा पर्यावरण है। अब अगर हम इसकी किताबी परिभाषा पर जाएं, तो भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कहता है कि यह हमारे आसपास की भौतिक और जैविक दशाओं और उनके बीच होने वाली आपसी क्रियाओं का कुल योग है। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, भौतिक और जैविक दशाएं। यहीं पर शायद वो BSC ट्रिक काम आती है। बिल्कुल, ये उसी भारी भरकम परिभाषा को तोड़ने का एक आसान तरीका है। बी का मतलब है बायोलॉजिकल, यानी जैविक। इसमें सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव आ गए। एस का मतलब है सोशल कल्चरल, यानी सामाजिक सांस्कृतिक। ये वो हिस्सा है जो इंसान ने बनाया है, जैसे हमारे रीति रिवाज, शहर, ये सब। हाँ, कानून, शहर, सब कुछ। और सी का मतलब है केमिकल फिजिकल, यानी भौतिक या अजैविक घटक, हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़। तो BSC को मिला दें तो पर्यावरण की पूरी तस्वीर बन जाती है। अच्छा, तो ये एक तरह का मेंटल चेकलिस्ट है। अब इन घटकों में जो जीव हैं उनके पोषण की बात करते हैं। स्वपोषित यानी ऑटोट्रॉफ्स, तो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन स्रोत में एक बहुत ही अजीब जीव का जिक्र है, इक्लोरोटिका नाम का समुद्री घोंघा। इसकी कहानी क्या है? हाँ, ये कुदरत का एक जीता जागता अजूबा है। मतलब ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। एक समुद्री घोंघा जो शैवाल यानी एल्गी खाता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, वो उस शैवाल से क्लोरोफिल के जीन्स चुरा लेता है, उन्हें अपने DNA में शामिल करता है और फिर धूप में बैठकर फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाने लगता है। एक मिनट, मतलब वो एक जानवर है जो पौधा बन जाता है? क्या वो हमेशा के लिए सोलर पावर्ड हो जाता है? लगभग। ये एक ऐसा दुर्लभ उदाहरण है जहां एक जानवर स्वपोषण की क्षमता हासिल कर लेता है। ये दिखाता है कि प्रकृति में जीने के तरीके कितने विविध हो सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ है परपोषित, यानी हीटरोट्रॉफ्स, जो हम और आप जैसे हैं, जो दूसरों पर निर्भर है। सही। इनमें भी दो किस्में हैं। मृत जीवी जो मरी हुई चीजों को सड़ा गड़ा कर खाते हैं, और परजीवी जो किसी जिंदा जीव के शरीर में या उस पर रहकर अपना पोषण लेते हैं। वाकई कमाल है। चलिए अब जरा पानी के अंदर की दुनिया में चलते हैं। स्रोत में एक झील के 3 अलग-अलग हिस्सों का जिक्र है जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि वहां रोशनी पहुंचती है या नहीं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है कि पानी का एक ही पिंड कैसे अलग-अलग दुनियाएं बना सकता है। सबसे पहले है वेलांचल, लिटोरल जोन। लिटोरल जोन। इससे आप झील का बीच एरिया समझ सकते हैं। ये किनारे का वो उथला हिस्सा है जहां सूरज की रोशनी सीधे तल तक पहुंचती है। इसलिए यहाँ आपको जड़ वाले पौधे, मेंढक और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मिलेंगे। ठीक है, ये तो समझ गया। फिर आता है स्रोजाबी यानी लिम्नोटिक जोन। बिल्कुल, ये झील का खुला पानी वाला इलाका है जहां आप नाव चला सकते हैं। यहाँ रोशनी तो है पर तल तक नहीं पहुंचती। अच्छा। यह इलाका पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन्स का घर है। ये पानी में तैरने वाले सूक्ष्म पौधे हैं जो पूरे जलीय इकोसिस्टम का आधार है। यहाँ रोशनी करीब 20 से 40 मीटर तक जा सकती है। और फिर सबसे नीचे जहां अंधेरा है, वो है गहरा क्षेत्र, प्रोफंडल जोन। ये झील का डीप ओशन है। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती, इसलिए यहाँ कोई पौधा नहीं उग सकता। यहाँ का जीवन ऊपर से गिरने वाले मृत जीवों और कचरे पर निर्भर करता है। यहाँ आपको घोंघे, बैक्टीरिया और ऐसे जीव मिलेंगे जो अंधेरे में रहने के आदी हैं। तो एक ही झील में 3 अलग-अलग इकोसिस्टम एक के ऊपर एक मौजूद हैं। अब 2 शब्द आते हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, आवास यानी हैबिटेट और निकेत यानी निच। स्रोत कहता है कि ये एक नहीं है। अब सुबह उठते हैं या रात को जागते हैं, क्या खाते हैं, किचन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं या स्टडी का। अच्छा, मतलब 2 लोग एक ही अपार्टमेंट बिल्डिंग में रह सकते हैं जो उनका आवास हुआ, पर एक का निकेत दिन में काम करने वाला बैंकर हो सकता है और दूसरे का रात में काम करने वाला फ्रीलांसर। एकदम सही। यही कॉन्सेप्ट 1917 में जोसेफ ग्रीनेल ने दिया था। अच्छा। जंगल एक शेर और एक हिरण दोनों का आवास हो सकता है,
पर शेर का निकेत है दिन में शिकार करना और हिरण का निकेत है घास खाना और शिकारी से बचना। एक ही पत्ते पर दो अलग अलग प्रोफेशन। बिल्कुल। जब इन आवासों और निकेत पर बुरा असर पड़ता है तो हम उसे पर्यावरण अवनयन कहते हैं, जिसके कारण है बेतरतीब खनन, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग और बढ़ते शहर। और इन बढ़ते शहरों का एक सीधा असर स्रोत में बताया गया है, अर्बन हीट आइलैंड। हाँ, ये एक ऐसी घटना है जिसे हम सब महसूस करते हैं। शहर कंक्रीट और डामर के जंगल होते हैं जो दिन भर सूरज की गर्मी सोखते हैं और रात में उसे धीरे धीरे छोड़ते हैं। इस वजह से शहरों का तापमान आसपास के गांवों या हरे भरे इलाकों से 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो जाता है। 5 से 8 डिग्री। जी। इसी से निपटने के लिए भारत सरकार ने 1991 में इको मार्क जैसी पहल शुरू की थी, जो मिट्टी के घड़े जैसा एक लोगो है। ये उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब शहर इतने गर्म हो रहे हैं और पर्यावरण पर इतना असर पड़ रहा है, तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? क्या हमें विकास रोक देना चाहिए? यहीं पर स्रोत एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने रखता है, धारणीय या सतत विकास का। बिल्कुल। और ये कोई नया विचार नहीं है। 1987 की आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में इसकी परिभाषा दी गई थी। ऐसा विकास जो आज की पीढ़ी की जरूरतें पूरी करे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों से उनका हक ना छीने। हाँ, उनकी जरूरतें पूरी करने की क्षमता से कोई समझौता किए बिना। मतलब हम धरती के बैंक अकाउंट से उतना ही निकालें जितना वापस जमा कर सके। सही है। इस विचार को 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के एजेंडा 21 में दुनिया भर का समर्थन मिला और 2002 के जोहान्सबर्ग सम्मेलन का तो ये मुख्य मुद्दा ही बन गया था। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और पारिस्थितिकी, इकोलॉजी और पारितंत्र, इकोसिस्टम को समझते हैं। ये दोनों शब्द भी बहुत इस्तेमाल होते हैं। ये आए कहाँ से? इकोलॉजी शब्द 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ये दो ग्रीक शब्दों से बना है, ओइकोस यानी घर और लोगोस यानी अध्ययन। घर का अध्ययन? हाँ, घर का अध्ययन यानी जीव अपने पर्यावरण के साथ कैसे रहते हैं, उनके आपसी संबंधों का विज्ञान। वहीं इकोसिस्टम शब्द 1935 में A.G. टांसले ने दिया। A.G. टांसले। इकोसिस्टम उस घर का एक स्पेसिफिक हिस्सा है, जैसे एक तालाब, एक जंगल या एक घास का मैदान, जहां जैविक और अजैविक घटक मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। और इस सिस्टम को चलाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है ऊर्जा। स्रोत में लिंडेमन के 10% नियम पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, क्योंकि यही नियम पूरे इकोसिस्टम की बनावट तय करता है। इसके दो मुख्य बिंदु हैं। पहला, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। मतलब सूरज से पौधे, पौधे से आगे? बिल्कुल, सूरज से पौधे, पौधे से शाकाहारी और शाकाहारी से मांसाहारी। ये कभी उल्टा नहीं बहता। ठीक है। दूसरा और सबसे जरूरी नियम जो लिंडमैन ने 1942 में दिया, वो ये है कि हर अगले स्तर पर सिर्फ 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। सिर्फ 10%? ये तो बहुत ज्यादा बर्बादी लगती है। बाकी 90% ऊर्जा कहाँ चली जाती है? प्रकृति का इतना इनएफिशिएंट सिस्टम बनाने के पीछे क्या कोई वजह है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। वो 90% ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, बल्कि उस जीव के अपने काम में खर्च हो जाती है। अपने काम में? जैसे सांस लेने में, चलने फिरने में, शरीर को गर्म रखने में। तो जब कोई शेर हिरण को खाता है तो उससे हिरण की कुल ऊर्जा का सिर्फ 10% ही मिलता है, क्योंकि 90% तो हिरण अपनी जिंदगी जीने में पहले ही खर्च कर चुका होता है। अच्छा। इसी वजह से खाद्य श्रृंखलाएं ज्यादा लंबी नहीं हो सकती। चौथे या 5वें स्तर तक पहुंचते पहुंचते ऊर्जा लगभग खत्म हो जाती है। ये तो बहुत बड़ा इंसाइट है। चलिए अब कुछ प्रमुख पारितंत्रों पर नजर डालते हैं। स्रोत में कई तरह के वनों और मैदानों का जिक्र है, लेकिन ये सिर्फ नाम नहीं है, इनके पीछे भी कुछ नियम काम कर रहे होंगे। बिल्कुल। इन्हें हम पानी की उपलब्धता के आधार पर समझ सकते हैं। जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, वहां बनते हैं सदाबहार वन, जैसे अमेज़न। जहां थोड़ी कम बारिश होती है, वहां पर्णपाती वन होते हैं, जिनके पेड़ जैसे सागवान और साल सूखे मौसम में पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अच्छा, इसीलिए वो पर्णपाती हैं? हाँ, और जहां बारिश 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है, वहां बनते हैं घास के पारितंत्र। भारत में सहीमा डाइकैथियम प्रकार के घास के मैदान खास हैं। और जहां पानी लगभग है ही नहीं, जैसे मरुस्थल और टुंड्रा, ये दोनों तो एकदम अलग लगते हैं। एक गर्म, दूसरा बर्फीला। ये दोनों इकोसिस्टम एकदम विपरीत लगते हैं, पर असल में इनमें एक बात कॉमन है, तरल पानी की भयानक कमी। सही। मरुस्थल में पानी है ही नहीं, इसलिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे जीव और कैक्टस जैसे पौधे वहां मिलते हैं।
वहीं टुंड्रा में पानी तो बहुत है पर वो बर्फ के रूप में जमा है। अच्छा। वहां की जमीन स्थायी रूप से जमी रहती है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ये दिखाता है कि प्रकृति कैसे अलग अलग तरीकों से एक ही चुनौती का सामना करती है। अब इसी से जुड़ा है उत्पादकता का सवाल। स्रोत में जीपीपी और एनपीपी का जिक्र है। मुझे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। पौधे जो भी ऊर्जा बनाते हैं वो सारी की सारी आगे क्यों नहीं चली जाती? इसे ऐसे समझिए, जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पौधों की कुल कमाई है जो वो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। कुल कमाई, ठीक है। लेकिन जैसे हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने खर्चों पर लगाते हैं, घर का किराया, खाना पीना, वैसे ही पौधे भी अपनी बनाई ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा सांस लेने मतलब श्वसन जैसी अपनों जरूरी क्रियाओं पर खर्च कर देते हैं। तो एनपीपी वो पैसा है जो सारे खर्चे निकालने के बाद हाथ में बचता है। बिल्कुल। एनपीपी यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो बची हुई ऊर्जा है जो शाकाहारी जीवों के लिए भोजन के रूप में उपलब्ध है। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जंगल जो बहुत घना दिखता है, हो सकता है वो अपनी ज्यादातर ऊर्जा खुद को जिंदा रखने में ही खर्च कर रहा हो और जानवरों के लिए ज्यादा कुछ बचता ही ना हो। एनपीपी एक तरह से किसी इकोसिस्टम की दान करने की क्षमता है और ये क्षमता सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षावनों और सागरीय अपवेलिंग क्षेत्रों में होती है। अब आते हैं खाद्य श्रृंखला पर। स्रोत में 2 तरह की श्रृंखलाएं बताई गई हैं, चारण ग्रेजिंग और अपरद डिट्राइटस। ये क्या है? चारण श्रृंखला वो है जिसे हम आमतौर पर जानते हैं, जीवित पौधों से शुरू होती है। घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेंढक ने। सीधी साधी श्रृंखला। हाँ, लेकिन अपरद श्रृंखला इकोसिस्टम की सफाई कर्मचारी है। यह मरी हुई चीजों से शुरू होती है, गिरी हुई पत्तियां, मरे हुए जानवर। इन्हें खाने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं जैसे केचुए या स्प्रिंगटेल, जिन्हें फिर मकड़ियां या दूसरे जीव खाते हैं। और स्रोत में एक हैरान करने वाली बात लिखी है कि उथले समुद्र की 80% ऊर्जा इसी अपरद श्रृंखला से बहती है। मतलब कचरा खाने वाले ज्यादा जरूरी हैं। एक तरह से हाँ, ये दिखाता है कि प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं जाता। सही है। अब घटक और मृत पदार्थ इकोसिस्टम को चलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और यहीं पर 2 बहुत गंभीर शब्द आते हैं, जैव संचयन बायो एक्यूमुलेशन और जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन। हाँ, ये हमेशा सुनने में आते हैं। इनमें असल में क्या फर्क है? जैव संचयन का मतलब है किसी एक जीव के शरीर में उसकी पूरी जिंदगी में किसी प्रदूषक का जमा होना। एक ही जीव में? हाँ, जैसे आपके शरीर में धीरे धीरे किसी केमिकल का इकट्ठा होना। लेकिन जैव आवर्धन इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसका मतलब है कि खाद्य श्रृंखला में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हर अगले स्तर पर उस प्रदूषक की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण डीडीटी का दिया जाता है। ये काम कैसे करता है? डीडीटी वसा यानी फैट में घुल जाता है, इसलिए शरीर से बाहर नहीं निकलता। मान लीजिए पानी में डीडीटी का एक कण है, उसे हजारों छोटे प्लैंकटॉन्स ने सोख लिया। फिर उन हजारों प्लैंकटॉन्स को 100 छोटी मछलियों ने खाया, तो उन 100 मछलियों में डीडीटी की मात्रा बढ़ गई। फिर उन 100 छोटी मछलियों को 10 बड़ी मछलियों ने खाया और आखिर में एक समुद्री पक्षी ने उन 10 बड़ी मछलियों को खा लिया। तो उस एक पक्षी में अब उस एक पक्षी के शरीर में डीडीटी की मात्रा पानी के मुकाबले लाखों गुना ज्यादा हो चुकी है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था जहां डीडीटी के असर से बाज के अंडों के छिलके इतने पतले हो गए थे कि चूजे निकलने से पहले ही वो टूट जाते थे। अरे बाप रे! जब आप इसे असल में देखते हैं तब जैव आवर्धन का असली खतरा समझ आता है। और इसी आवर्धन को दिखाने के लिए पिरामिड का इस्तेमाल होता है। पर स्रोत कहता है कि ये पिरामिड हमेशा सीधे नहीं होते। ये कैसे हो सकता है? ये बहुत दिलचस्प है। संख्या का पिरामिड उल्टा हो सकता है। सोचिए, एक विशाल बरगद का पेड़। एक पेड़? हाँ, एक पेड़। उस एक पेड़ पर हजारों कीड़े मकोड़े रहते हैं और उन हजारों कीड़ों पर सैकड़ों पक्षी। तो आधार छोटा हो गया और ऊपरी स्तर बड़े हो गए। अच्छा। इसी तरह बायोमास यानी कुल वजन का पिरामिड किसी तालाब में उल्टा होता है, क्योंकि वहां लाखों छोटे छोटे पादप प्लवकों का कुल वजन उन्हें खाने वाली कुछ बड़ी मछलियों के वजन से कम होता है। तो क्या कोई ऐसा पिरामिड है जो हमेशा सीधा रहता है, जो कभी धोखा नहीं दे सकता? हाँ, ऊर्जा का पिरामिड ये हमेशा हर हाल में सीधा होता है। क्यों? क्योंकि वो 10% का नियम। बिल्कुल, क्योंकि लिंडमैन का 10% का नियम कहता है कि ऊर्जा हर स्तर पर घटेगी ही, वो कभी बढ़ नहीं सकती। इसीलिए इसे सबसे अच्छा और सबसे भरोसेमंद पिरामिड माना जाता है। अब प्रजातियों के आपसी संबंधों की बात करते हैं। स्रोत में कई तरह के संबंधों का जिक्र है, जैसे असहभुजता, परभक्षण, सहभुजता, सहजीविता,
ये सब एक साथ याद रखना मुश्किल है। बिल्कुल। तो चलिए सिर्फ 2 सबसे दिलचस्प वालों पर ध्यान देते हैं। एक है सहभोजिता +0। इसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को न फायदा न नुकसान। उसे पता भी नहीं चलता। हाँ, इसका क्लासिक उदाहरण है शार्क और उसके साथ तैरने वाली चूषक मछली जो शार्क के छोड़े हुए टुकड़े खाती है। शार्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है सहजीविता ++, जिसमें दोनों को फायदा होता है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है लाइकेन, जो हमें पेड़ों और चट्टानों पर दिखता है। ये असल में 2 जीव हैं, एक कवक और एक शैवाल, जो एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। वाह, कवक उसे घर देता है और शैवाल दोनों के लिए खाना बनाता है। क्या बात है। तो अब हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, जैव भू रसायन चक्र। ये सुनने में सबसे जटिल लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जीवन के लिए जो जरूरी पोषक तत्व हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, वो पर्यावरण में कैसे घूमते हैं। अच्छा। कैसे वो चट्टानों और हवा से निकलकर पौधों और जानवरों में आते हैं और फिर वापस पर्यावरण में चले जाते हैं। ये प्रकृति का रिसाइकलिंग सिस्टम है। इन्हें 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। गैसीय चक्र, जिनका भंडार हवा या पानी में है, जैसे कार्बन या नाइट्रोजन, और दूसरे हैं अवसादी चक्र, जिनका भंडार धरती की चट्टानों और मिट्टी में है, जैसे फास्फोरस और सल्फर। इस हिस्से में सबसे ज्यादा जोर नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर दिया गया है। ये इतना जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे उसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब हवा में नाइट्रोजन होते हुए भी? वो नाइट्रोजन के होते हुए भी भूखे रह जाएंगे। इस गैसीय नाइट्रोजन को पौधों के इस्तेमाल लायक अमोनिया जैसे रूपों में बदलने की प्रक्रिया को ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और ये जादुई काम कुछ खास तरह के बैक्टीरिया करते हैं। तो ये बैक्टीरिया कौन है? क्या ये हर जगह एक जैसे होते हैं? नहीं, प्रकृति ने अलग अलग हालात के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स तैयार किए हैं। मिट्टी में आजाद घूमने वाले मुख्य बैक्टीरिया हैं एज़ोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। धान के पानी से भरे खेतों में ये काम एनाबीना और नॉस्टॉक करते हैं। और सबसे मशहूर जोड़ी है राइजोबियम बैक्टीरिया और दलहनी फसलों की, जैसे मटर या चना। अच्छा, वो जड़ों में गांठें बनाते हैं? हाँ, ये बैक्टीरिया पौधों की जड़ों में गांठें बनाकर रहते हैं और सीधे हवा से नाइट्रोजन खींचकर पौधे को देते हैं। स्रोत में कुछ और भी खास बैक्टीरिया के नाम हैं, जैसे फ्रैंकिया और एजोस्पिरिलम। हाँ, और ये दिखाते हैं कि सिस्टम कितना एडवांस है। फ्रैंकिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो दलहनी पौधों के अलावा कैजुराइना जैसे कुछ दूसरे पेड़ों की जड़ों में भी ये काम कर सकता है। अच्छा। और एजोस्पिरिलम खास तौर पर गर्म इलाकों की घासों की जड़ों के पास रहकर उन्हें नाइट्रोजन देता है। ये जो शब्द है जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी, ये विचार आया कहाँ से? इसकी कहानी क्या है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। तो कहानी शुरू होती है 18वीं सदी में कार्ल लिनियस के साथ। उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नाम की एक किताब लिखी थी। हाँ, सिस्टेमा नेचुरी। और ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा काम था। इसे ही आधुनिक वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन का आधार माना जाता है। पर उनसे पहले क्या किसी ने जीवों को बांटने की कोशिश नहीं की थी? कोशिशें तो हुई थीं, लेकिन लिनियस ने पहली बार एक व्यवस्थित सिस्टम दिया। उन्होंने ही ये 2 नाम वाली प्रणाली, जिसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, वो दी। अच्छा, जैसे होमो सैपियंस? एकदम। उन्होंने दुनिया भर के पौधों और जानवरों को एक क्रम में, कह सकते हैं कि एक लाइन में रखने की कोशिश की। एक लाइन में। और शायद यहीं से हमारी पहली ट्रिक निकलती है। बिल्कुल। लिनियस को याद रखने के लिए सोचिए कि उन्होंने सब कुछ एक लाइन में वर्गीकृत किया। तो लिनियस से याद रखें, लिनियर क्लासिफिकेशन। लिनियस ने लाइन खींची। ये अच्छा है। फिर इसके करीब 100 साल बाद 1859 में एक और बहुत बड़ा नाम आता है, चार्ल्स डार्विन। हाँ, द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये तो सबने सुना ही है। पर उन्होंने लिनियस के काम में क्या जोड़ा? डार्विन ने एक बहुत जरूरी सवाल पूछा। जहां लिनियस ने पूछा क्या है, डार्विन ने पूछा ऐसा क्यों है। उन्होंने बताया कि ये प्रजातियां हमेशा से ऐसी नहीं थी, ये समय के साथ विकसित हुई हैं। अच्छा, तो उनकी किताब का नाम ही ट्रिक है? हाँ, सबसे आसान ट्रिक। डार्विन ने हमें प्रजातियों का ओरिजिन यानी उनकी उत्पत्ति की कहानी बताई। तो डार्विन, ओरिजिन, ये दोनों शब्द हमेशा साथ में याद रहते हैं। समझ गया। तो लिनियस ने वर्गीकृत किया, डार्विन ने विकास की कहानी बताई। लेकिन ये जो शब्द है बायोडाइवर्सिटी, ये तो काफी बाद में आया होगा? हाँ, ये काफी नया शब्द है। इसका औपचारिक इस्तेमाल हुआ 1985-86 के आसपास। और किसने किया था? वॉल्टर जी रोजन नाम के एक वैज्ञानिक ने। वॉल्टर जी रोजन। ये नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए स्रोत में एक मजेदार ट्रिक है। बताइए। कल्पना कीजिए कि वॉल्टर एक बगीचे में है जहां तरह तरह के गुलाब यानी रोज खिले हैं।
उन्होंने गुलाबों की इस विविधता यानी डाइवर्सिटी को देखा और शब्द बना दिया रोज डाइवर्सिटी। रोज डाइवर्सिटी, ये तो शानदार है। तो वॉल्टर रोजन को गुलाब की विविधता से याद रख सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर स्रोत में ईओ विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा गया है, ऐसा क्यों? क्योंकि विल्सन ने इस कॉन्सेप्ट को वैज्ञानिक दुनिया में स्थापित किया। उन्होंने समझाया कि ये सिर्फ प्रजातियों की गिनती नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए क्यों जरूरी है। उन्होंने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। अच्छा, तो उन्हें याद रखने की क्या ट्रिक है? वो भी सीधी है। विल्सन ही बायोडाइवर्सिटी के असली सन यानी जनक हैं। तो विल्सन सन, ठीक है, ये याद रहेगा। और इस कहानी का एक बड़ा पड़ाव आता है 1992 में, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। हाँ, रियो डी जेनेरियो में। वो सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो एक मील का पत्थर था। पहली बार दुनिया के लगभग सभी देश एक साथ आए और सबने माना कि जैव विविधता को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। एकदम। और वहीं पर CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अपनाया गया। और इसे याद रखने की ट्रिक? एक छोटा सा नारा है, 92 का साथ। 1992 में पूरी पृथ्वी पर्यावरण को बचाने के लिए साथ आई। 92 का साथ, बढ़िया है। तो ये तो हो गई वैश्विक कहानी। भारत इसमें कब शामिल हुआ? भारत ने ज्यादा देर नहीं की। 18 फरवरी 1994 को हमने CBD का समर्थन कर दिया। लेकिन सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संधि पर साइन करना तो काफी नहीं होता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे जमीन पर लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय कानून की जरूरत पड़ती है। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई अपना कानून है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने साल 2002 में अपना जैव विविधता अधिनियम यानी बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास किया। 2002, ये साल कैसे याद रखा जाए? इसके लिए भी एक ट्रिक है। अभी हम संरक्षण के कितने तरीकों की बात करने वाले हैं? 2, इन सिटू और एक्स सिटू। बस, तो जैव विविधता संरक्षण के 2 मुख्य प्रकार हैं और कानून का साल भी है 2002। अरे वाह, 2 प्रकार, 2002, ये तो याद रहेगा। इस कानून ने जमीन पर क्या बदला? इसने 3 बहुत जरूरी काम किए। पहला, जैव विविधता का संरक्षण। दूसरा, उसका टिकाऊ उपयोग। और तीसरा, जो सबसे क्रांतिकारी था, वो था लाभों का उचित बंटवारा। लाभों का बंटवारा मतलब ये कि अगर कोई कंपनी हमारे किसी जैविक संसाधन जैसे किसी पौधे का इस्तेमाल करके कोई दवा बनाती है, तो उससे होने वाले मुनाफे को उसे स्थानीय समुदायों के साथ भी साझा करना होगा। अच्छा, क्योंकि उस ज्ञान को तो उन समुदायों ने ही सहेज कर रखा है सदियों से। एकदम सही। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। चलिए, अब उन 2 तरीकों पर आते हैं, इन सिटू और एक्स सिटू। ये सुनने में बड़े तकनीकी शब्द लगते हैं, पर है बहुत सरल। इन सीटू का मतलब है उनके अपने स्थान पर, यानी जीवों को उनके प्राकृतिक घर में ही बचाना। जैसे नेशनल पार्क या वन्यजीव अभयारण्य में। बिल्कुल, हम उनके घर को ही सुरक्षित कर देते हैं। और ट्रिक भी यही है, इन मतलब घर के अंदर। तो फिर एक्स सिटू का मतलब हुआ घर के बाहर। एकदम सही। XC2 में हम जीवों या पौधों को उनके प्राकृतिक घर से बाहर ले जाकर किसी सुरक्षित मानव निर्मित जगह पर रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जब उनका मूल घर ही खतरे में हो या खत्म होने की कगार पर हो, जैसे चिड़ियाघर, बोटानिकल गार्डन या फिर बीज बैंक और जीन बैंक। और इसकी ट्रिक भी सीधी है, एक्स मतलब एग्जिट या बाहर ले जाना। हाँ, उन्हें उनके घर से एग्जिट कराकर बचाना। ये तो बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया। अब अगर हम भारत में इन सीटू संरक्षण की बात करें, तो हमारे यहाँ कितने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के हिसाब से भारत में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान और 574 वन्यजीव अभयारण्य हैं। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो भारत के संरक्षण के प्रयासों को दिखाता है। स्रोत में कुछ प्रमुख पक्षी अभयारण्यों की सूची है और उन्हें याद रखने की ट्रिक्स भी हैं। वो बहुत मजेदार हैं। हाँ, चलिए देखते हैं। पहला है घाना पक्षी अभयारण्य, राजस्थान, जिसे केवलादेव घाना नेशनल पार्क भी कहते हैं। इसकी ट्रिक है, राजस्थान के पास घाना यानी बहुत धन है। घाना और राजस्थान का राजा। हाँ, ठीक है। अगला है रंगनाथी 2, कर्नाटक में। ये नाम थोड़ा मुश्किल है पर ट्रिक आसान है। कर्नाटक शब्द में नाटक छिपा है। हाँ। और नाटक में क्या होता है? बहुत सारे रंग। हाँ। तो रंगनाथी 2 का रंग और कर्नाटक का नाटक। रंग और नाटक, ये याद रहेगा। फिर है वेदांतंगल, तमिलनाडु में। इसकी ट्रिक है, हम सब मिलकर तमिलनाडु वेद पढ़ेंगे। तो वेदांतंगल का वेद और तमिलनाडु का मिल। मिलकर वेद पढ़ेंगे। ठीक है। अब उत्तर भारत की ओर चलते हैं, सुल्तानपुर, हरियाणा। ये तो बहुत प्रसिद्ध है और ट्रिक भी उतनी ही सटीक। हाँ। हरियाणा पहलवानों के लिए जाना जाता है। हाँ, और पहलवानों को क्या कहते हैं? सुल्तान। बस, हरियाणा के लोग सुल्तान होते हैं। ये सलीम अली वाला मुझे सबसे अच्छा लगा। सलीम अली पक्षी अभयारण्य, गोवा। हाँ, भारत के महान बर्डमैन के नाम पर। इसकी ट्रिक,
सबसे छोटी और सबसे मजेदार है। क्या है? सलीम गो गया, गो से गोवा। सलीम गो गया, अरे वाह। और आखिर में चिल्का झील, उड़ीसा। हाँ, ये सिर्फ एक पक्षी अभयारण्य नहीं है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लागून झील है। और इसकी ट्रिक? यहाँ की ट्रिक एक पक्षी के नाम पर ही है, चील उड़ी। चील से चिल्का और उड़ी से उड़ीसा। एकदम। और यहाँ सर्दियों में लाखों प्रवासी पक्षी आते हैं, ये नजारा देखने लायक होता है। इन ट्रिक्स से तो ये सभी नाम दिमाग में बैठ गए, लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि संरक्षण सिर्फ नेशनल पार्क या अभयारण्य तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ और भी विशेष क्षेत्र होते हैं, जैसे कि संरक्षण आगार या कंजर्वेशन रिजर्व्स। ये क्या होते हैं? ये आमतौर पर सरकारी जमीन होती है जो किसी मौजूदा पार्क या अभयारण्य से सटी होती है। एक तरह से ये बफर जोन का काम करती है। अच्छा, जानवरों के लिए कॉरिडोर की तरह, ताकि वे एक जंगल से दूसरे में जा सकें? बिल्कुल। भारत का पहला संरक्षण आगार तमिलनाडु के तिरुनीलेवेली में था। और एक और नाम है समुदाय आगार, यानी कम्युनिटी रिजर्व्स। इनमें क्या फर्क है? फर्क जमीन के मालिकाना हक का है। संरक्षण आगार सरकारी जमीन पर होते हैं और समुदाय आगार निजी या सामुदायिक जमीन पर बनाए जाते हैं। तो यहाँ संरक्षण में समुदाय की सीधी भागीदारी होती है। हाँ, और ये एक बेहतरीन मॉडल है। स्रोत में एक और दिलचस्प शब्द है, इको सेंसिटिव जोन, ESZ। इसे शॉक अब्जॉर्बर भी कहा गया है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। 1986 के पर्यावरण अधिनियम के तहत किसी भी संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर 10 किलोमीटर तक के दायरे को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा सकता है। और ये शॉक एब्जॉर्बर का काम कैसे करता है? मतलब ये पार्क को बाहरी दुनिया के विकास के झटकों से बचाता है। मान लीजिए किसी पार्क के ठीक बगल में कोई फैक्ट्री या माइनिंग प्रोजेक्ट आ जाए, तो उसका प्रदूषण और शोर पार्क को बर्बाद कर देगा। ESZ ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है ताकि पार्क का कोर एरिया सुरक्षित रहे। समझ गया। और अंत में एक बहुत ही अनोखी अवधारणा है, पवित्र उपवन या सीक्रेट ग्रोव। हाँ, ये बहुत खास है। यहाँ संरक्षण का आधार कोई कानून नहीं, बल्कि आस्था है, विश्वास है। आस्था कैसे? ये जंगल के ऐसे हिस्से होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदाय किसी देवी देवता का निवास मानता है, और अपनी धार्मिक आस्था के कारण लोग वहां से एक टहनी भी नहीं तोड़ते। तो अनजाने में ही वे उस जगह की जैव विविधता को सदियों से बचाते आ रहे हैं। एकदम। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN भी इसके महत्व को पहचानता है। वो इसे प्रकृति की आराधना या वर्शिप ऑफ नेचर कहता है। ये तो अद्भुत है। ये दिखाता है कि हमारी संस्कृति में प्रकृति संरक्षण की जड़ें कितनी गहरी हैं। बिल्कुल, शायद आधुनिक कानूनों से भी ज्यादा पुरानी और प्रभावी। तो आज हमने जैव विविधता के इतिहास से लेकर भारत में संरक्षण के अलग-अलग तरीकों, कानूनों, आंकड़ों और इन सभी विशेष क्षेत्रों तक की एक काफी लंबी यात्रा की। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सबको याद रखने के लिए हमारे पास अब कुछ मजेदार ट्रिक्स भी हैं। बिल्कुल। अब रंग ने टिट्टू जैसा मुश्किल शब्द देखकर डर नहीं लगेगा, बल्कि नाटक के रंग याद आएंगे। यही इन ट्रिक्स का असली मकसद है, जानकारी को दिलचस्प बनाना। बायोस्फीयर रिजर्व ये यूनेस्को का एक कार्यक्रम है, MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो 1971 में शुरू हुआ था, और भारत ने इस विचार को 1986 में अपनाया। और यहाँ पर ना MAB की फिलॉसफी को समझना बहुत जरूरी है। इसका मकसद सिर्फ जंगल या जानवरों को इंसानों से बचाना नहीं है, जैसा कि अक्सर नेशनल पार्क में होता है। हाँ, वो एक आम धारणा है। बिल्कुल। इसका उद्देश्य कहीं ज्यादा बड़ा है, इंसान और पर्यावरण के बीच एक संतुलित, एक टिकाऊ रिश्ता बनाना। इसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर बहुत जोर दिया जाता है। अच्छा, मतलब कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। हाँ, क्योंकि माना जाता है कि संरक्षण तभी सफल हो सकता है जब स्थानीय लोग उसका हिस्सा बने। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अब अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इन नोट्स के मुताबिक भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 18? हाँ, जो करीब 91,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। लेकिन यहाँ एक और परत है। इन 18 में से 13 को ही यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यानी WBNR में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। चलिए कुछ और मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में नीलगिरी में बना, जो 3 राज्यों में फैला है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। हाँ, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है गुजरात का कच्छ का रण, और सबसे छोटा, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, पन्ना है, मध्य प्रदेश में। इन नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प अपडेट भी है।
फुटनोट के अनुसार सितंबर 2025 में हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट को यूनेस्को नेटवर्क में शामिल कर लिया गया। अरे वाह, ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, ये भारत के सबसे अनोखे और ठंडे रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र को एक वैश्विक पहचान दिलाता है। अब सवाल ये है कि इन तारीखों को याद कैसे रखा जाए, खासकर 1986 जो बहुत महत्वपूर्ण साल लगता है। हमारे नोट्स में इसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक है। पर्यावरण की रक्षा के लिए अच्छी खासी 86 मेहनत की और पहला रिजर्व नीलगिरी बनाया। हाँ, ये शानदार है। और ये ट्रिक इसलिए इतनी प्रभावी है क्योंकि ये दो अलग अलग लेकिन जुड़े हुए तथ्यों को एक साथ जोड़ती है। कैसे? देखिए, भारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण कानून पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वो भी 1986 में ही आया था। ओह हाँ। और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी 1986 में ही बना। तो एक ही लाइन से दो बड़े तथ्य याद हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये थी जमीन की बात। अब जरा समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं और बात करते हैं समुद्रों के वर्षावन यानी कोरल रीफ्स की। हाँ, प्रवाल भित्तियां। हाँ, ये देखने में किसी रंगीन पौधे जैसे लग सकते हैं, पर असल में ये पॉलिप्स नाम के नन्हे समुद्री जीवों द्वारा बनाए गए कैल्शियम कार्बोनेट के विशाल ढांचे हैं। और ये समुद्री जीवन के लिए किसी महानगर की तरह है। हजारों प्रजातियों को यहाँ घर और भोजन मिलता है। मोटे तौर पर ये 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के? हाँ, पहला फ्रिंजिंग रीफ, जो समुद्र तट के किनारे किनारे उगती हैं। दूसरा है बैरियर रीफ, जो तट से कुछ दूरी पर एक दीवार की तरह खड़ी होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। एकदम सही। और तट और रीफ के बीच एक शांत लैगून बन जाता है। और तीसरा प्रकार है एटॉल, हॉट एटॉल, जो किसी द्वीप के चारों ओर एक अंगूठी या घोड़े की नाल के आकार में बनता है। भारत में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप इसके शानदार उदाहरण हैं। और चौथा है पैच रीफ, जो समुद्र में छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे होते हैं। तो भारत में ये खूबसूरत संरचनाएं कहाँ-कहाँ मिलती हैं? मुख्य रूप से 4 जगहों पर: लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु के पास मन्नार की खाड़ी और गुजरात में कच्छ की खाड़ी। लेकिन इन पर आज एक बहुत बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है, कोरल ब्लीचिंग। वो तो है। जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का तापमान बढ़ता है तो कोरल तनाव में आकर अपने अंदर रहने वाले जूज़ैंथिली नाम के शैवाल को बाहर निकाल देते हैं। और यही शैवाल तो उन्हें उनका रंग और भोजन देते हैं। हाँ, 90% भोजन। तो इनके बिना कोरल अपना रंग खोकर हड्डी की तरह सफेद हो जाते हैं, और अगर तापमान जल्दी सामान्य न हो तो वे मर जाते हैं। तो कोरल ब्लीचिंग जैसी समस्याएं हमें ये दिखाती हैं कि सिर्फ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन्हें बचाने के लिए हमें एक मजबूत तंत्र की जरूरत है, वैज्ञानिक, कानूनी और प्रशासनिक। चलिए अब भारत के इसी तंत्र की परतों को खोलते हैं। हाँ, क्योंकि किसी भी संरक्षण प्रयास की जो रीढ़ होती है वो उसका संस्थागत ढांचा ही होता है। इस ढांचे के शिखर पर है MOEFCC, मतलब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये 1985 में बना और नीतियां तय करता है। ठीक है। लेकिन नीतियां तो बन गई, उन्हें जमीन पर लागू कौन करेगा? प्रदूषण की निगरानी कौन करेगा? उसके लिए 1974 में CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाया गया। इसका काम है देश भर में पानी और हवा की गुणवत्ता की निगरानी करना और प्रदूषण के मानक तय करना। तो ये एक तरह से पर्यावरण का ऑन ग्राउंड रेगुलेटर हो गया। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास मंत्रालय है, प्रदूषण बोर्ड है और देश की सामान्य अदालतें भी हैं। तो फिर 2010 में NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसी एक अलग अदालत की जरूरत क्यों पड़ी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये पर्यावरण से जुड़े मामले ना अक्सर हमारी सामान्य अदालतों में सालों साल अटके रहते थे, और उनमें शायद तकनीकी विशेषज्ञता की भी कमी थी। एकदम। NGT को एक विशेष शक्ति दी गई 6 महीने के भीतर मामलों का निपटारा करना। ये एक तरह से पर्यावरण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है। अच्छा। और इसमें न्यायिक सदस्यों के साथ साथ पर्यावरण के विशेषज्ञ भी होते हैं। इसने बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारी प्रोजेक्ट्स तक को नियमों का पालन करने पर मजबूर किया है। तो ये तो हुई नीति और न्याय की बात, लेकिन इन सब के लिए वैज्ञानिक डेटा और रिसर्च कहाँ से आता है? मैंने नोट्स में देखा कि 2 बड़ी संस्थाएं WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया लगभग एक ही समय, मतलब 1981-82 में, और एक ही शहर देहरादून में स्थापित थी। क्या इनके काम में कोई ओवरलैप है? देखने में ऐसा लग सकता है, लेकिन इनके काम बिल्कुल अलग हैं। FSI का मुख्य काम है देश के जंगलों का सर्वेक्षण करना, मैप बनाना और हर 2 साल में फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करना। हाँ, जो बताती है कि देश में जंगल घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। वहीं WII एक अकादमिक और शोध संस्थान है। मतलब ये रिसर्च करता है? जी, ये वन्यजीव विज्ञान, संरक्षण और प्रबंधन पर रिसर्च करता है और विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करता है। तो एक जंगल को नापता है तो दूसरा जंगल के अंदर के जीवन का अध्ययन करता है। ये बहुत स्पष्ट हो गया। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें
तो ये संस्थाएं एक शरीर के अलग अलग अंगों की तरह हैं। कैसे? मंत्रालय दिमाग है जो नीतियां बनाता है, सीसीपीबी आंखें और नाक है जो प्रदूषण पर नजर रखता है, एनजीटी न्याय का हाथ है और डब्ल्यूआईआई व एफएसआई जैसे संस्थान वैज्ञानिक चेतना है जो डेटा और ज्ञान देते हैं। वाह! और इस शरीर को शक्ति मिलती है कानूनों से। चलिए अब इन कानूनों के विकास की कहानी को समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से। ये पहली बार था जब भारत ने अपने वन्य जीवों को बचाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का मजबूत कानून बनाया। और फिर ध्यान गया प्रदूषण पर। हाँ, 1974 में जल अधिनियम आया और 1981 में वायु अधिनियम। लेकिन फिर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उस त्रासदी ने शायद ये एहसास कराया कि पर्यावरण को टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल, भोपाल त्रासदी ने दिखाया कि हमारे मौजूदा कानून ऐसी औद्योगिक आपदाओं से निपटने के लिए नाकाफी थे। और इसी के जवाब में 1986 में वो व्यापक कानून आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये एक अम्ब्रेला एक्ट है जिसके तहत सरकार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह के नियम बना सकती है। और ये कहानी आगे भी बढ़ती रही। 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया और 2016 में प्लास्टिक और ई वेस्ट जैसे नए जमाने के खतरों से निपटने के लिए नियम बनाए गए। ये दिखाता है कि हमारा कानूनी ढांचा समय के साथ विकसित होता रहा है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, पर्यावरण की कोई सीमा नहीं होती। सही कहा, एक देश का प्रदूषण हवा और पानी के जरिए दूसरे देश तक पहुंच सकता है। तो सिर्फ राष्ट्रीय कानून काफी नहीं है। एकदम सही। और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों की भूमिका आती है। हमारे नोट्स में इनकी भी एक अच्छी सूची है। जैसे जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए 1988 में बना आईपीसीसी, या वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए 1975 का साइड्स, जो एक तरह से प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट सिस्टम का काम करता है। हाँ, और फिर है बड़े वैश्विक समझौते जैसे 1992 में सीबीडी और ग्रीन हाउस गैसों के लिए 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल और 2015 का पेरिस समझौता। और इन सभी वैश्विक प्रयासों को समन्वित करने का काम यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम करता है, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है। लेकिन एक कन्वेंशन है जिस पर हमें थोड़ी और गहराई से बात करनी चाहिए क्योंकि भारत में उसका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। 1971 का रामसर कन्वेंशन। हाँ, जो खास तौर पर आर्द्रभूमियों यानी वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए है। और आर्द्रभूमियां हमारे ग्रह के लिए बेहद जरूरी हैं। इन्हें पृथ्वी की किडनी या प्राकृतिक जल फिल्टर भी कहा जाता है। प्राकृतिक जल फिल्टर? जी, ये बाढ़ के पानी को सोखती हैं, भूजल को रिचार्ज करती हैं, पानी को साफ करती हैं और अनगिनत जलीय जीवों और पक्षियों को आसरा देती हैं। ये संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुई थी। अच्छा, इसलिए इसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं। जी बिल्कुल। भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ और यहाँ हमारे पास कुछ ताज़ा आंकड़े हैं। जनवरी 2026 तक भारत में कुल 98 रामसर स्थल हैं। 98? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, सबसे ज्यादा 20 स्थल तमिलनाडु में है और उसके बाद 11 उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली रामसर साइट थी ओडिशा की चिल्का झील। यहाँ एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये क्या है? ये उन रामसर स्थलों की एक सूची है जो किसी तरह के खतरे में हैं, जहां प्रदूषण या मानवीय हस्तक्षेप के कारण उनके पारिस्थितिक चरित्र में कोई नकारात्मक बदलाव आ रहा है। तो इस रिकॉर्ड में शामिल होने का मतलब क्या है? क्या इन साइट से रामसर का दर्जा छिन जाता है? नहीं, दर्जा छिनता नहीं है, बल्कि ये एक तरह की वॉच लिस्ट है। इस रिकॉर्ड में नाम आने का मतलब है कि उस वेटलैंड पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। तो ये मदद के लिए एक संकेत है। हाँ, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद और विशेषज्ञता जुटाने का एक तरीका है। फिलहाल भारत की 2 साइट्स इसमें हैं, राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क और मणिपुर की लोकटक झील। और रामसर की तारीख याद रखने के लिए भी एक बहुत सरल ट्रिक है। अच्छा। फरवरी में 2 लोग साथ मिलकर राम राम करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। ये 2 फरवरी की तारीख याद रखने में मदद करती है, जिसे अब हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सीखने की प्रक्रिया को वाकई दिलचस्प बना देता है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ अब आता है। हमने बड़े ढांचे, कानून और अंतर्राष्ट्रीय संधियों की बात की, पर भारत में संरक्षण का जो चेहरा बने हैं वो है खास प्रोजेक्ट्स जो कुछ विशेष प्रजातियों को बचाने के लिए चलाए गए। हाँ, ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ जानवरों को बचाने के अभियान नहीं है, ये भारत के संरक्षण के जुनून और प्रतिबद्धता के प्रतीक बन गए हैं। चलिए इन प्रोजेक्ट्स के सफर को देखते हैं जो 70 के दशक से शुरू हुआ। सबसे पहले 1970 में जम्मू कश्मीर के दाची गांव में हंगुल यानी कश्मीरी स्टैग को बचाने के लिए प्रोजेक्ट हंगुल शुरू हुआ। और फिर 1973 में आया
भारत का सबसे प्रसिद्ध संरक्षण आंदोलन प्रोजेक्ट टाइगर। जिसकी शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई। हाँ, और इन शुरुआती प्रोजेक्ट्स का फोकस अपेक्स प्रेडेटर यानी शीर्ष परभक्षी जानवरों पर था। विचार ये था कि अगर आप बाघ को बचाएंगे तो आप उसके पूरे जंगल को बचा लेंगे, और उस जंगल में रहने वाले सभी दूसरे जीवों को भी। बिल्कुल। इसी कड़ी में 1975 में ओडिशा के भीतरकनिका में मगरमच्छ संरक्षण प्रोजेक्ट शुरू हुआ। फिर 80 और 90 के दशक में ये दायरा और बढ़ा। 1987 में असम के काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे के लिए गैंडा परियोजना, और 1992 में हाथियों की सुरक्षा के लिए झारखंड के सिंहभूम से प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ। लेकिन असली बदलाव 2000 के बाद देखने को मिला, है ना? हाँ। संरक्षण का ध्यान अब सिर्फ बड़े और करिश्माई जानवरों से हटकर उन प्रजातियों पर भी गया जो कम आकर्षक हो सकती हैं लेकिन पारिस्थितिकी के लिए बेहद जरूरी है। जैसे 2006 में गिद्धों को बचाने का प्रोजेक्ट। ये बहुत जरूरी था क्योंकि पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफिनेक दवा की वजह से भारत में गिद्धों की 99% आबादी खत्म हो गई थी। एकदम। या फिर 1999 में उड़ीसा के गहरमाथा तट पर ऑलिव रिडले कछुओं के घोंसलों को बचाने का प्रोजेक्ट। और ये सिलसिला जारी रहा। 2009 में पहाड़ों के भूत कहे जाने वाले हिम तेंदुए के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। और हाल ही में 2020 में भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी की डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की गई। ये पूरी यात्रा दिखाती है कि संरक्षण को लेकर हमारी समझ कितनी परिपक्व हुई है। और यहाँ भी पहले 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को क्रम में याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक है। बताइए। बाघ 73 पानी पीने गया तो मगरमच्छ 75 मिल गया। हाँ, शानदार। ये 1973 और 1975 को एक साथ दिमाग में बैठा देता है। ये दिखाता है कि जटिल जानकारी को कैसे सरल और यादगार बनाया जा सकता है। ये जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी है क्या आखिर? हम ये शब्द इतना सुनते हैं, पर इसका मतलब क्या है? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो किसी भी एक जगह पर कितने अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं और सूक्ष्म जीव भी, उन्हीं की गिनती को जैव विविधता कहते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ बाघ और शेर गिनना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चींटियों से लेकर फंगस तक हर तरह के जीवन को गिनना है, और ये कोई रुकी हुई संख्या नहीं है। मतलब? हर साल करीब 15,000 नई प्रजातियां खोजी जाती हैं। मतलब हमारी धरती पर अभी भी ऐसे जीव हैं जिनसे हम मिले तक नहीं हैं। कमाल है, हर साल 15,000। और मैंने सुना है कि शब्द का भी अपना एक छोटा सा इतिहास है। हाँ, दिलचस्प कहानी है। 1980 तक वैज्ञानिक इसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते थे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? जी, जो सुनने में थोड़ा लंबा और एकेडमिक सा लगता है। इसे सबसे पहले E.A. नोर्स और I.E. मैकमिनस नाम के 2 वैज्ञानिकों ने इस्तेमाल किया था। 2 लोग? हाँ। फिर 1985 में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान वॉल्टर जी रोजन नाम के एक वैज्ञानिक ने इसे छोटा और आसान बनाने के लिए बायोडाइवर्सिटी कर दिया। और वो शब्द चल पड़ा। बिल्कुल। अरे, इसको याद रखने का तो एक मजेदार तरीका भी बन सकता है। क्या? देखिए, बायोलॉजिकल शब्द लंबा है तो उसे समझाने के लिए 2 लोग लगे, नॉर्स और मैकमैनस। अच्छा। और बायोडाइवर्सिटी शब्द छोटा है तो उसे एक ही आदमी ने बना दिया, वॉल्टर। ये तो सच में बढ़िया है। अब अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो बायोडाइवर्सिटी के 3 मुख्य लेवल होते हैं। 3 लेवल? जी। पहला है जेनेटिक या आनुवांशिक विविधता। मतलब एक ही प्रजाति के अंदर कितनी वैरायटी है। जैसे कुत्तों को देखिए, पग से लेकर जर्मन शेफर्ड तक। बिल्कुल, है सब कुत्ते ही, पर जीन्स में कितना फर्क है। दूसरा है प्रजातीय विविधता, यानी एक इलाके में कितनी अलग अलग प्रजातियां हैं। जैसे एक जंगल में बाघ, हिरण, बंदर, सांप। सही। और तीसरा लेवल है माहौल का, जिसे हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, हाँ, मतलब एक जंगल का अपना अलग सिस्टम होता है, एक रेगिस्तान का अपना और एक तालाब का अपना। इन अलग अलग माहौल की जो वैरायटी है वही इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो ये 3 लेवल हैं। लेकिन एक मिनट, क्या हम वाकई किसी जंगल या देश की पूरी जैव विविधता को नाप सकते हैं? ये तो अरबों खरबों जीव हुए, इसे किसी नंबर में कैसे कैद किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और आप बिल्कुल सही हैं। हम हर एक कीड़े या पौधे को नहीं गिन सकते। ये असल में एक मॉडल है, एक टूल है जिससे वैज्ञानिक तुलना कर सकें। ओके। इसके लिए 3 पैमाने बनाए गए हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ओके, अल्फा, बीटा, गामा। ये तो गणित की क्लास जैसा लग रहा है। इसे आसान भाषा में कैसे समझे? बिल्कुल, इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए आप एक बगीचे में खड़े हैं। उस बगीचे में जितने भी तरह के फूल हैं, गुलाब, गेंदा, चमेली, वो हुई उस बगीचे की अल्फा विविधता। ठीक है, अल्फा। अब आप सड़क पार करके अपने दोस्त के बगीचे में जाते हैं, वहां गेंदा, सूरजमुखी और लिली है।
तो आपके और आपके दोस्त के बगीचे में जो प्रजातियों का अंतर है वो है बीटा विविधता। अच्छा, ये तुलना हो गई। जी, ये बताती है कि दोनों जगहों में कितनी समानता या भिन्नता है। और अगर हम पूरे शहर के सभी बगीचों, पार्कों और जंगलों को एक साथ देखें तो वो उस शहर की गामा विविधता होगी। वाह, ये बगीचे वाला उदाहरण शानदार था, अब समझ आया। मैंने एक और दिलचस्प बात पढ़ी थी कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास जाते हैं, जानवरों और पौधों की संख्या बढ़ती जाती है। हाँ, ये तो थोड़ा उल्टा लगता है। ज्यादा गर्मी और नमी में तो जीवन मुश्किल होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? इसकी मुख्य वजह है स्थिरता और ऊर्जा। भूमध्य रेखा के पास के इलाकों में साल भर तापमान और सूरज की रोशनी लगभग एक जैसी रहती है। अच्छा, स्टेबल माहौल। जी, इस स्थिर माहौल में प्रजातियों को विकसित होने और फलने फूलने के लिए लाखों साल का समय मिला, जबकि ध्रुवों के पास बार बार हिमयुग आते जाते रहे, जिससे जीवन को बार बार नए सिरे से शुरू करना पड़ा। सही बात है। चींटियों का उदाहरण लें। ब्राजील के जंगलों में आपको शायद 200 तरह की चींटियां मिल जाएं, पर कनाडा के बर्फीले इलाकों में 10 भी मुश्किल से मिलेंगी। तो इस पैमाने पर हमारा देश भारत कहाँ खड़ा है? भारत इस मामले में एक सुपर पावर है। दुनिया के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 2.4% हिस्सा होने के बावजूद सिर्फ 2.4%? हाँ, हमारे यहाँ दुनिया की लगभग 8% प्रजातियां पाई जाती हैं। 8%? इसी वजह से वैश्विक स्तर पर भारत जैव विविधता के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में आता है और एशिया में चौथे स्थान पर है। और आंकड़े क्या कहते हैं? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) के मुताबिक यहाँ पौधों की 45,000 और जीवों की 91,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। 51,000 से ज्यादा? और सिर्फ जीव ही नहीं, जंगल भी? बिल्कुल। जो लेटेस्ट ISFR 2023 की रिपोर्ट है वो कहती है कि देश का लगभग 25.17% हिस्सा यानी 1/4 भारत जंगलों और पेड़ों से ढका है। ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से। और इस विशाल विविधता को समझने के लिए भारत को 10 अलग-अलग जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। 10 क्षेत्र? जी, हर क्षेत्र का अपना अनोखा मौसम, अपनी मिट्टी और अपने खास जीव जंतु हैं। इनमें से पश्चिमी घाट का नाम तो बार बार आता है। उसे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहते हैं। ऐसा क्या खास है वहाँ कि उसे इतना महत्व दिया जाता है? खास ये है कि ये दुनिया के सबसे अनोखे इकोसिस्टम में से एक है। सोचिए, गुजरात से लेकर केरल तक फैली ये पहाड़ियां मॉनसून की हवाओं को रोककर पूरे दक्षिण भारत के मौसम को कंट्रोल करती हैं। अच्छा। यहाँ की नमी और घने जंगलों में ऐसे मेढक, छिपकलियां और पौधे मिलते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं है। इन्हें स्थानिक प्रजातियों या एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं ना? बिल्कुल, लेकिन माइनिंग, बांध और बढ़ते शहरीकरण की वजह से ये आज बहुत बड़े खतरे में है। लायन टेल मकाक, वो काले रंग का बंदर जिसकी शेर जैसी पूंछ होती है, हाँ, देखा मैंने। वो सिर्फ यहीं मिलता है और उसका अस्तित्व सीधे इन जंगलों के बचे रहने से जुड़ा है। और पश्चिमी घाट की तुलना में ट्रांस हिमालय क्षेत्र कितना अलग होगा? जमीन आसमान का फर्क है। ट्रांस हिमालय यानी लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान? हाँ, वहाँ बारिश न के बराबर होती है, पेड़ पौधे बहुत कम हैं और चारों तरफ बर्फीली सूखी चट्टानें हैं। वहाँ आपको हिम तेंदुए और जंगली भेड़ बकरियां मिलेंगी जो इस कठोर माहौल में रहने के आदी हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ पश्चिमी घाट के हरे भरे जंगल और दूसरी तरफ ट्रांस हिमालय का ठंडा रेगिस्तान। ये भारत की विविधता की असली तस्वीर है। आपने भी हॉटस्पॉट का जिक्र किया। ये शब्द ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स ने 1988 में दिया था। जी। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ बहुत सारी प्रजातियां हैं ना, कुछ और भी शर्तें हैं। बिल्कुल सही। हॉटस्पॉट कहलाने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं। क्या है वो? पहली, उस क्षेत्र में कम से कम 1500 स्थानिक पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए, यानी ऐसे पौधे जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। 1500? जी। और दूसरी, उस क्षेत्र का 70% से ज्यादा मूल आवास यानी ओरिजिनल हैबिटेट खत्म हो चुका हो। 70% से ज्यादा खत्म हो चुका हो? हाँ, मतलब ये वो खूबसूरत और अनोखी जगह हैं जो तबाही की कगार पर खड़ी हैं। हाल ही में उत्तरी अमेरिकी तटीय मैदान को दुनिया का 36वां हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। तो ये हॉटस्पॉट एक तरह से वो इमरजेंसी वार्ड हैं जिन्हें बचाने पर हमें सबसे पहले ध्यान देना है, कह सकते हैं। पर ये कौन तय करता है कि कौन सी प्रजाति कितनी खतरे में है? कौन बनाता है ये लिस्ट? ये बहुत महत्वपूर्ण काम IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नाम की संस्था करती है। IUCN? जी, ये कोई एक देश की संस्था नहीं है, बल्कि 1400 से ज्यादा सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का एक वैश्विक नेटवर्क है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। काफी पुरानी संस्था है। हाँ,
यही संस्था मशहूर रेड लिस्ट जारी करती है, जो वैज्ञानिक आधार पर बताती है कि किसी प्रजाति पर विलुप्त होने का कितना जोखिम है। तो इस रेड लिस्ट के हिसाब से भारत की कुछ जानी मानी प्रजातियों की स्थिति क्या है? स्थिति कह सकते हैं चिंताजनक है। अति संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में, यानी विलुप्त होने की कगार पर। कौन है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और घड़ियाल है। अच्छा। संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड श्रेणी में गंगा नदी की डॉल्फिन, एशियाई शेर और हमारा राष्ट्रीय पशु भारतीय बाघ शामिल है। बाघ भी एंडेंजर्ड है? जी। और सुभेद्य यानी वल्नरेबल श्रेणी में, मतलब निकट भविष्य में जिनके विलुप्त होने का खतरा है, उनमें एक सींग वाला गैंडा और हिम तेंदुआ आते हैं। अच्छा। गंगा डॉल्फिन के लिए एक ट्रिक सुनी थी मैंने। बताइए। कहते हैं कि वो देख नहीं सकती, यानी अंधी होती है, तो उसे एंडेंजर्ड के EN और अंधी के N से जोड़कर EN की तरह याद रख सकते हैं। हाँ, ये तो काम करती है। थोड़ी बचकानी है पर काम करती है। बिल्कुल, यही जरूरी है। ये ट्रिक्स जटिल जानकारी को दिमाग में बिठाने में मदद करती है। तो गंगा डॉल्फिन एंडेंजर्ड है, लेकिन सवाल ये है कि वो इस हाल में पहुंची कैसे? इसका एक बड़ा जवाब है गंगा का प्रदूषण, जो हमें सीधे हमारे अगले बड़े टॉपिक पर ले आता है। वो खतरा जो इस पूरी विविधता को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। बिल्कुल, प्रदूषण इस कहानी का विलेन है। अगर हम वायु प्रदूषण से शुरू करें तो हमारा वायुमंडल एक बहुत नाजुक संतुलन पर टिका है। कैसा संतुलन? इसमें करीब 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। बाकी 1% में ही आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी सारी गैसें हैं। बस 1% में? हाँ, जब फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड या छोटे छोटे कण इस हवा में घुलते हैं तो ये पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। मैंने कुछ खास प्रदूषकों से जुड़ी बीमारियों के अजीब नाम सुने हैं। मिनामाता, इटाई, ये क्या है? ये असल में उन जगहों के नाम हैं जहां ये बीमारियां पहली बार बड़े पैमाने पर फैली थीं। अच्छा, जगहों के नाम हैं। जी। जापान की मिनामाता खाड़ी में एक फैक्ट्री ने पारे मतलब मर्क्यूरी से भरा कचरा समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। अरे! मछलियों के जरिए वो पारा लोगों के शरीर में पहुंचा और इससे एक भयानक न्यूरोलॉजिकल बीमारी फैली जिसका नाम मिनामाता रोग पड़ गया। और इटाई? इसी तरह कैडमियम के प्रदूषण से हड्डियों को बेहद कमजोर कर देने वाली बीमारी फैली जिसे जापानी भाषा में दर्द के कारण इटाई यानी इट हर्ट्स कहा गया। और एक ब्लू बेबी सिंड्रोम भी होता है? हाँ, पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें उनके खून की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। इनको याद रखने के लिए भी कुछ मजेदार ट्रिक्स हैं? हाँ, जैसे पारा बहुत भारी होता है, माता जितना भारी, तो उससे हुआ मिनामाटा रोग। सही है। और कैडमियम के बारे में सोचें कि उसे खाने के बाद सेहत टाई फुस हो जाती है, तो उससे हुआ इटाई। ये तरीके वाकई काम करते हैं। ये मजाकिया लग सकते हैं, पर परीक्षा में या बस जानकारी याद रखने के लिए ये बहुत कारगर है। तो ये सब बहुत डरावना है। सवाल ये है कि इस प्रदूषण से निपटने के लिए भारत में क्या किया जा रहा है? क्या हमारे पास सिर्फ कानून है या जमीन पे भी कुछ हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो समस्या को मापना जरूरी है। इसके लिए 6 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI लॉन्च किया गया। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। जी, एक नंबर, एक रंग, एक विवरण। इस विचार के साथ ये आम आदमी को बताता है कि उसके शहर की हवा कितनी खराब है। जैसे अगर AQI गहरा लाल है तो मतलब बाहर निकलना सेहत के लिए खतरनाक है। बिल्कुल। तो हमारे पास कानून तो हैं, लेकिन क्या ये वाकई काम करते हैं? मुझे याद है NGT का जिक्र अक्सर खबरों में आता है। हाँ, और NGT इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 2010 में इसके बनने से पहले पर्यावरण के मामले सालों तक आम अदालतों में अटके रहते थे। NGT एक स्पेशलिस्ट कोर्ट की तरह है जो सिर्फ पर्यावरण के मामलों को सुनता है। जी, और तेजी से फैसले लेता है। दिल्ली में 2000 सीसी से ऊपर की डीजल गाड़ियों पर बैन लगाना हो या किसी फैक्ट्री को बंद करना हो, NGT ने दिखाया है एक मजबूत संस्था जमीन पर असली बदलाव ला सकती है। और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए भी तो एक बड़ा कदम उठाया गया था। जी बिल्कुल, BS6 वाला। हाँ, वो एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला था। भारत ने BS5 उत्सर्जन मानकों को छोड़कर 1 अप्रैल 2020 से सीधे BS4 से BS6 मानकों को अपना लिया। ये वैसा ही है जैसे आप क्लास 5 के बाद सीधे क्लास 7 में चले जाएं। बिल्कुल। BS6 ईंधन बहुत ज्यादा साफ होता है, उसमें सल्फर की मात्रा लगभग 9 के बराबर होती है। इसका असर बहुत सीधा होता है। सही है। 2020 से पहले जब मैं दिल्ली में ट्रैफिक में फंसती थी तो आंखों में एक जलन महसूस होती थी। BS6 लागू होने के बाद
हवा की क्वालिटी में जो फर्क महसूस हुआ वो हैरान करने वाला था। यानी ये नीतियां सिर्फ कागज पर नहीं रहती, हम उसे अपनी सांसों में महसूस करते हैं। बिल्कुल। और नदियों की सफाई, खासतौर पर गंगा की, हम्म। उसके लिए क्या योजना है? गंगा एक्शन प्लान तो काफी पुराना है। हाँ, और गंगा एक्शन प्लान एक दिलचस्प केस स्टडी है। 1985 में जब ये शुरू हुआ तो ये अपने समय से बहुत आगे था। लेकिन इसका फोकस ज्यादातर बड़े शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पर था। इसने छोटी सहायक नदियों या फैक्ट्रियों से आने वाले प्रदूषण पर उतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा। आज हम जो नमामि गंगे जैसे प्रोग्राम देखते हैं वो इसी सीख पर बने हैं कि नदी को बचाने के लिए सिर्फ उसके मुख्य बहाव को नहीं बल्कि उसके पूरे बेसिन को देखना होगा। यानी हम अपनी गलतियों से सीखकर बेहतर हो रहे हैं। कचरा प्रबंधन के लिए भी तो नए नियम आए हैं। हाँ, 2016 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए जो बहुत क्रांतिकारी हैं। ये पहली बार अनिवार्य करते हैं कि कचरे को स्रोत पर ही अलग किया जाए। मतलब हमारे घरों और दफ्तरों में ही? जी, गीला कचरा, सूखा कचरा और खतरनाक कचरा अलग अलग डब्बों में रखा जाए। अगर यह नियम सही से लागू हो जाए तो हमारे शहरों की आधी से ज्यादा कचरे की समस्या वही खत्म हो सकती है। क्या कभी सोचा है कि कोई नई फैक्ट्री या कोई बड़ा सा बांध बनाने से पहले सरकार ये कैसे तय करती है कि इससे पर्यावरण पर क्या असर होगा? या जब हम क्लाइमेट चेंज की बात सुनते हैं तो वो सारे भारी भरकम शब्द और समझौते, उनका असल में मतलब क्या है? बिल्कुल। हम शुरुआत करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट की पहली सीढ़ी यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसे EIA कहते हैं इसे। फिर हम क्लाइमेट चेंज के पीछे के विज्ञान को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि भारत और दुनिया इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। सबसे पहले EIA की बात करते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझें तो ये किसी भी नई परियोजना, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, बांध हो, कोई हाईवे हो, हाँ, कोई हाईवे हो, उसे शुरू करने से पहले उसके पर्यावरण पर होने वाले अच्छे और बुरे असर का एक साइंटिफिक हिसाब किताब है। एक तरह की प्रोजेक्ट कुंडली कह सकते हैं। प्रोजेक्ट कुंडली, ये अच्छा कहा। और ये कुंडली मतलब मनमाने ढंग से नहीं बनती, इसके पीछे कुछ ठोस सिद्धांत होते हैं। अच्छा, जैसे कि पारदर्शिता, यानी सारी जानकारी सबके सामने हो। फिर निश्चितता, मतलब प्रक्रिया पहले से तय हो। लागत प्रभाविकता, यानी कम से कम खर्चे में बेहतर नतीजे मिले। और सबसे जरूरी उत्तरदायित्व। हाँ, उत्तरदायित्व, कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? क्या ये कॉन्सेप्ट भारत में ही बना था? नहीं, इसकी शुरुआत असल में अमेरिका में हुई थी। 1969 में वहां नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट नेपा आया, जिसमें पहली बार इसका जिक्र हुआ। ओके, 1969 में। जी, और फिर 1970 में राष्ट्रपति निक्सन ने इसे हर बड़े प्रोजेक्ट के लिए अनिवार्य कर दिया। भारत ने भी वहीं से प्रेरणा ली। और भारत में इसका सफर कैसा रहा? मतलब यहाँ कब आया ये? भारत में इसकी जो अनौपचारिक शुरुआत थी वो 1976-77 के आसपास हुई थी, खासकर नदी घाटी परियोजनाओं के लिए। अच्छा, तो पहले सिर्फ नदी घाटी परियोजनाओं के लिए था? हाँ, लेकिन जो बड़ा कानूनी कदम था वो 1994 में आया, जब इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कानूनी रूप से, मतलब आधिकारिक तौर पर लागू किया गया। और यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 1997 में एक ऐसा बदलाव आया जिसने इस पूरी प्रक्रिया का चेहरा ही बदल दिया। आप जन सुनवाई की बात करें, पब्लिक हियरिंग। बिल्कुल, जन सुनवाई को अनिवार्य कर दिया गया। मतलब अब ये सिर्फ एक्सपर्ट्स और अधिकारियों के बीच की बात नहीं रही। सही बात है, स्थानीय लोगों की आवाज को भी शामिल करना जरूरी हो गया। और ये एक बहुत ही लोकतांत्रिक कदम था। तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है? मतलब ये कुंडली बनती कैसे है? इसमें काफी सारे स्टेप्स होते होंगे। हाँ, इसमें करीब 8 चरण होते हैं, लेकिन उन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसे आसान बनाने के लिए हम 3 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। 3 हिस्से? ये सही रहेगा। वो कैसे? पहला हिस्सा है तैयारी का। इसमें 2 चीजें होती हैं, स्क्रीनिंग, यानी ये तय करना कि प्रोजेक्ट को EIA की जरूरत है भी या नहीं, और स्कोपिंग, यानी ये तय करना कि किन किन प्रभावों का अध्ययन करना है। ठीक है, तैयारी हो गई। फिर दूसरा हिस्सा है असल अध्ययन का। ये सबसे मेन पार्ट है। इसमें बेसलाइन डेटा जुटाना, प्रभावों के भविष्यवाणी करना, जो कि सबसे कठिन चरण होता है। अच्छा। फिर उन प्रभावों को कम करने के उपाय, जिन्हें शमन कहते हैं, वो सुझाना, और फिर एक डिटेल रिपोर्ट बनाना। ओके, और तीसरा हिस्सा? तीसरा और सबसे अहम हिस्सा है फैसले का। इसमें जन सुनवाई होती है, सरकार अपना फैसला लेती है और प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद भी उस पर नजर रखी जाती है, जिसे पोस्ट मॉनिटरिंग कहते हैं। बिल्कुल, पोस्ट मॉनिटरिंग। भारत में इसके विकास की तारीखें भी काफी महत्वपूर्ण है
और उन्हें याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक भी है हमारे पास। हाँ बताइए। 76 में नदी बही, 94 में कानून सही, 97 में जनता से बात हुई। वाह, ये तो बढ़िया है। इससे तीनों बड़े पड़ाव याद रहते हैं। 76 में शुरुआत, 94 में कानून और 97 में जन सुनवाई। हाँ, और समय के साथ इसमें और भी सुधार हुए, जैसे 2015 में पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया। जी, जिससे पारदर्शिता और बढ़ी। तो EIA किसी एक प्रोजेक्ट के पर्यावरण पर असर को देखता है, लेकिन जब दशकों तक हजारों ऐसे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं तो उनका जो मिला जुला असर होता है वो एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। सही कनेक्शन है, और शायद यहीं से हम बड़े मुद्दे यानी क्लाइमेट चेंज पर बात कर सकते हैं। बिल्कुल, EIA एक पेड़ की कहानी है तो क्लाइमेट चेंज पूरे जंगल की। एकदम सही कहा। और हमें पता है कि जंगल बदल रहा है क्योंकि इसके कई सबूत हैं। वैज्ञानिक जैविक संकेतों को देखते हैं, जैसे जीवाश्म। वो भौमिकीय संकेतों को देखते हैं, जैसे पुरानी झीलों के तलछट जो बताते हैं कि कभी वहां ग्लेशियर थे। ये सब प्राकृतिक बदलावों के सबूत हैं। लेकिन आज जो तेजी से बदलाव हो रहा है वो तो प्राकृतिक नहीं लगता, इसमें इंसानी गतिविधियों का बड़ा हाथ है। हाँ बिल्कुल, जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, कोयला को जलाना, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 निकलती है, और संसाधनों का बेतहाशा इस्तेमाल। और यहीं पर हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझना होगा। ये शब्द सुनने में थोड़ा नेगेटिव लगता है ना? हाँ लगता है, लेकिन ये असल में पृथ्वी के लिए एक बहुत जरूरी सिस्टम है। आप ऐसे समझिए कि हमारी धरती के चारों ओर का जो निचला वायुमंडल है वो एक कंबल की तरह काम करता है। एक कंबल की तरह? जी। इस सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देता है, लेकिन जब वो गर्मी धरती से टकराकर इंफ्रारेड तरंगों के रूप में वापस लौटती है तो उसे पूरी तरह बाहर जाने से रोकता है। रुकिए, तो आप कह रही हैं कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसके बारे में हम इतनी चिंता करते हैं वो असल में हमारे लिए अच्छा है? ये तो पूरी सोच ही बदल देती है। हाँ बिल्कुल। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला कंबल न होता तो हमारी पृथ्वी का औसत तापमान -20 डिग्री सेल्सियस होता। -20? जी। आज ये आरामदायक 15 डिग्री सेल्सियस है, तो उसी की वजह से है। समस्या ये नहीं है कि कंबल है, समस्या ये है कि इंसानी गतिविधियों की वजह से ये कंबल जरूरत से ज्यादा मोटा होता जा रहा है। अच्छा, तो हमने नेचुरल थर्मोस्टेट को खराब कर दिया है। बिल्कुल। और इस कंबल को मोटा करने वाले हैं असली अपराधी, ग्रीन हाउस गैसें। इनमें सबसे बड़ा नाम तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही है। हाँ, CO2 का ग्लोबल वार्मिंग में लगभग 60% हिस्सा है, वो सबसे ज्यादा मात्रा में है। लेकिन कुछ गैसें ऐसी भी हैं जो कम होके भी ज्यादा खतरनाक हैं, जैसे मीथेन, CH4। सही कहा। मीथेन हवा में CO2 से बहुत कम है, लेकिन गर्मी सोखने की इसकी ताकत CO2 से करीब 28 गुना ज्यादा है। 28 गुना? ये तो ऐसा हुआ कि रिंग में CO2 एक सामान्य बॉक्सर है, लेकिन मीथेन एक हैवी वेट चैंपियन है जिसका एक मुक्का ही कहीं ज्यादा भारी पड़ता है। हाँ, ये सादृश्य अच्छा है। और ये निकलती है धान के खेतों से, दलदली जमीनों से और पशुओं की डकार से। इसको याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक भी है। मीथेन खाकर पशु 28 बार डकार लेते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है, ये काम करेगी। फिर और कौन सी गैसें हैं? फिर एक और गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। ये कृषि में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक खादों से निकलती है। ओके। और कुछ तो सुपर विलेन गैसें भी हैं, जैसे HFCs, PFCs और SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड। SF6? जी। इसकी गर्मी सोखने की क्षमता CO2 से 23,500 गुना ज्यादा है। 23,500 गुना? ये तो अविश्वसनीय है। ये कहाँ इस्तेमाल होती है? ये बिजली के उपकरणों में इंसुलेटर के तौर पर और एल्यूमिनियम उत्पादन में इस्तेमाल होती है। गैसों के अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे काला कार्बन और भूरा कार्बन। ये क्या है? ये गैस नहीं, बल्कि छोटे छोटे कण हैं। काला कार्बन या ब्लैक कार्बन डीजल या कोयले के अधूरे जलने से पैदा होता है। और इसका असर क्या होता है? जब ये बर्फ पर जमता है तो उसकी चमक, जिसे एल्बीडो कहते हैं, उसे कम कर देता है। इससे बर्फ सूरज की रोशनी को परावर्तित करने की बजाय सोखने लगती है और तेजी से पिघलती है। अच्छा, और भूरा कार्बन? भूरा कार्बन या ब्राउन कार्बन लकड़ी या बायोमास जलाने से बनता है। तो जब समस्या इतनी बड़ी और ग्लोबल है तो जाहिर है कि दुनिया को एक साथ मिलकर ही कुछ करना होगा। इसकी शुरुआत कैसे हुई? अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की सबसे बड़ी और पहली संस्था है IPCC, यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC, इसका नाम बहुत सुना है। इसे 1988 में बनाया गया था।
इसका काम खुद रिसर्च करना नहीं है, बल्कि दुनिया भर में हो रहे क्लाइमेट साइंस की रिसर्च को पढ़कर उसका सार निकालना और सरकारों को बताना है कि विज्ञान क्या कह रहा है। ये एक तरह से साइंस का सार सरकारों तक पहुंचाती है। और इन्हीं की रिपोर्ट्स के आधार पर ही बड़े-बड़े समझौते हुए होंगे, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल। बिल्कुल, 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल एक मील का पत्थर था। ये दुनिया का पहला बड़ा प्रयास था जब देशों ने उत्सर्जन कम करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्यकारी लक्ष्य तय किए। और इसका जो सबसे बड़ा आइडिया था वो था साझा परंतु विभेदी जिम्मेदारियां। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी CBDR। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? इसका मतलब बहुत सीधा और न्यायपूर्ण था कि इस समस्या को ठीक करने की जिम्मेदारी सबकी है, साझा है, लेकिन उन विकसित देशों की ज्यादा है जिन्होंने पिछली 1 सदी से प्रदूषण फैलाकर विकास किया है। मतलब जिन्होंने समस्या पैदा करने में ज्यादा भूमिका निभाई, उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा। हाँ, उन्हें नेतृत्व करना होगा और दूसरों की मदद भी करनी होगी। और इसी समझौते ने कार्बन को एक कीमत दी, है ना? कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट यहीं से आया था। हाँ, और ये एक क्रांतिकारी विचार था। एक कार्बन क्रेडिट का मतलब था 1 टन CO2 उत्सर्जन करने का अधिकार, जिसे खरीदा या बेचा जा सकता था। इसने एक तरह से मार्केट को सॉल्यूशन का हिस्सा बनाने की कोशिश की। जी, इसके लिए 3 मैकेनिज्म बनाए गए थे। एक था अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, जहां देश आपस में क्रेडिट बेच सकते थे। ठीक है। दूसरा था स्वच्छ विकास तंत्र CDM, जिसमें अमीर देश गरीब देशों में ग्रीन प्रोजेक्ट लगाकर क्रेडिट कमा सकते थे। और तीसरा था संयुक्त क्रियान्वयन, जहां अमीर देश आपस में ही प्रोजेक्ट कर सकते थे। अब अगर भारत की बात करें तो यहाँ क्या असर दिख रहा है और हम क्या कर रहे हैं? आंकड़े बताते हैं कि पिछली सदी में भारत का औसत तापमान करीब 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। 0.4 डिग्री। और बारिश का पैटर्न भी बदला है। उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत में बारिश बढ़ी है, जबकि मध्य और पूर्वोत्तर में 6 से 8% की कमी आई है। तो इन चुनौतियों को देखते हुए भारत ने क्या किया? भारत ने 2008 में एक बहुत बड़ी योजना लॉन्च की, NAPCC यानी जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना। इसमें 8 राष्ट्रीय मिशन हैं। अक्सर हम इन 8 के नाम सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या इन्हें समझने का कोई आसान तरीका है? हाँ, बिल्कुल। इन 8 मिशनों के पीछे एक सोची समझी रणनीति है। आप इन्हें 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। 3 ग्रुप्स, ये अच्छा रहेगा। पहला ग्रुप है एनर्जी ट्रांजिशन का। इसमें राष्ट्रीय सौर मिशन और संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन आते हैं। इनका फोकस साफ सुथरी ऊर्जा और ऊर्जा की बचत पर है। ठीक है, ये तो समझ आया। क्लीन एनर्जी और एफिशिएंसी। दूसरा ग्रुप है प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का। इसमें राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, जिसका लक्ष्य वन क्षेत्र बढ़ाना है, और हिमालयी पारितंत्र को बचाने का मिशन आता है। ओके, और तीसरा ग्रुप है हमारे सिस्टम को मजबूत बनाने का। इसमें सतत कृषि मिशन, सतत पर्यावरण मतलब शहरों को बेहतर बनाना, और इन सब पर रिसर्च के लिए रणनीतिक ज्ञान मिशन शामिल है। तो ये एक तरह का त्रिआयामी हमला है। ऊर्जा बदलो, संसाधन बचाओ और अपने सिस्टम को भविष्य के लिए तैयार करो। बिल्कुल। इन सबको एक साथ याद रखने के लिए वो ट्रिक भी है। सौर, जल और कृषि का ज्ञान, हिमालय और हरित भारत का सम्मान, आवास और ऊर्जा की शान। बहुत बढ़िया। इससे 8 मिशन कवर हो जाते हैं। हाँ, अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लौटते हैं, जहां हम अक्सर कॉप के बारे में सुनते हैं। कॉप ये क्या है? कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ये उन देशों की सालाना बैठक है जिन्होंने क्लाइमेट चेंज पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क को साइन किया है। इनमें से कुछ कॉप तो बहुत ही ऐतिहासिक रहे हैं। इन्हें एक तरह से क्लाइमेट एक्शन की ग्रेटेस्ट हिट्स कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। कॉप 3 1997 में क्योटो में, वो तो जाहिर है, जहां क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया। फिर एक बड़ा मोड़ आया कॉप 16 में 2010 में कानकून में। यहाँ ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी GCF की नींव रखी गई। GCF ये वो गुल्लक है जिसमें अमीर देश विकासशील देशों की मदद के लिए पैसा डालेंगे। जी, इसे याद रखने की ट्रिक है, कान में फंड की बात सुनी। ये अच्छी ट्रिक है। और फिर आया पेरिस समझौता, जो शायद अब तक का सबसे बड़ा समझौता है। वो हुआ था कॉप 21 में 2015 में पेरिस में। ये ऐतिहासिक था क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल के विपरीत इसमें लगभग दुनिया के हर देश ने अपने अपने लक्ष्य तय किए। और क्योटो और पेरिस को जुड़ने वाली भी एक ट्रिक है। 97 में कोईका चला, 15 में पेरिस का प्यार समझौता हुआ। सही है। पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को
पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखना है और कोशिश करनी है कि ये 1.5 डिग्री पर ही रुक जाए। और इसकी प्रगति को जांचा कैसे जाता है? हर 5 साल में ग्लोबल स्टॉकटेक के माध्यम से इसकी समीक्षा की जाती है। और क्या हाल के कॉप में भी कुछ बड़ा हुआ है? हाँ, हाल के वर्षों में फोकस बदला है। COP27 जो शर्म अल शेख में हुआ, वहाँ लॉस एंड डैमेज फंड पर सहमति बनी। अच्छा, ये उन गरीब देशों के लिए है जो जलवायु आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं? जी, और COP28 जो दुबई में हुआ, वहाँ पहली बार जीवाश्म ईंधन से धीरे धीरे दूर जाने, ट्रांजिशनिंग अवे की बात पर वैश्विक सहमति बनी, जो एक बहुत बड़ी बात है। एक और शब्द जो अक्सर सुनाई देता है वो है रेड और रेड प्लस। इनमें क्या फर्क है? ये बहुत जरूरी फर्क है। रेड का मतलब था वनों की कटाई और क्षरण से होने वाले उत्सर्जन को कम करना। इसका फोकस सिर्फ समस्या को रोकने पर था। ओके। लेकिन रेड प्लस इससे एक कदम आगे है। इसमें वनों का संरक्षण, उनका सतत प्रबंधन और वन लगाकर कार्बन स्टॉक को बढ़ाना भी शामिल है। तो रेड प्लस एक ज्यादा पॉजिटिव और व्यापक कॉन्सेप्ट है। ओजोन परत, हम सबने स्कूल में इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन असल में ये है क्या? ओजोन यानी O3 वो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर में गैस की एक परत है जो हमारे लिए एक ढाल का काम करती है। ये सूरज से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी मतलब UV किरणों को रोक लेती है। लेकिन हमारे नोट्स में एक दिलचस्प बात लिखी है कि ओजोन अच्छी भी होती है और बुरी भी। ये कैसे हो सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये ओजोन के कह सकते हैं दोहरे चरित्र को दिखाता है। अच्छी ओजोन वही है जिसकी आप बात कर रही हैं, जो ऊपर समताप मंडल में है, लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और हमें UV किरणों से बचाती है। लेकिन जब यही ओजोन गैस जमीन के पास यानी क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में बनती है, तो यह बुरी ओजोन कहलाती है। यहाँ यह एक खतरनाक वायु प्रदूषक बन जाती है जो इंसानों और पेड़ पौधों दोनों के लिए नुकसानदायक है। अच्छा, तो ओजोन की अहमियत उसकी जगह पर निर्भर करती है। अच्छा, तो इसे मापा कैसे जाता है? क्या इसका कोई खास पैमाना है? हाँ, इसे मापने के लिए एक यंत्र इस्तेमाल होता है, डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर, और इसकी इकाई को कहते हैं डॉप्सन यूनिट या DU। एक सामान्य ओजोन परत मान लीजिए लगभग 300 DU मोटी होती है। चिंता तब शुरू होती है जब यह परत पतली होने लगती है, और जब किसी जगह पर ओजोन की मोटाई 220 DU से नीचे चली जाती है, तो वैज्ञानिक उसे ओजोन छिद्र या ओजोन होल। अच्छा, तो छिद्र का मतलब सच में कोई छेद नहीं है, बस परत का पतला होना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस परत का बहुत ज्यादा पतला हो जाना है। इसके क्षरण के कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट या सौर कलंक। लेकिन असली और बड़ी चिंता इंसानों द्वारा बनाए गए केमिकल्स से है। ODS मतलब वो केमिकल जो पुराने फ्रिज, AC और वो आग बुझाने वाले सिलेंडरों में इस्तेमाल होते थे, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFCs और हेलोन्स। बिल्कुल वही। 1970 और 80 के दशक में वैज्ञानिकों ने पाया कि ये केमिकल्स हवा में ऊपर जाकर ओजोन को तेजी से नष्ट कर रहे हैं। जब ये बात सामने आई तो दुनिया भर में खलबली मच गई, और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक असाधारण कहानी शुरू होती है। तो दुनिया ने इसमें प्रतिक्रिया कैसे दी? क्या सब देश आसानी से एक साथ आ गए? देखिए, ये फैसिनेटिंग है। सबसे पहले 1985 में वियना, ऑस्ट्रिया में एक बैठक हुई। उसे कहते हैं वियना कन्वेंशन। ये एक तरह का फ्रेमवर्क समझौता था जिसमें देशों ने ये माना कि हाँ, ओजोन परत को बचाना एक गंभीर मुद्दा है और हमें मिलकर काम करना होगा। लेकिन इसमें कोई कानूनी पाबंदी नहीं थी, है ना? नहीं, कोई कानूनी पाबंदी नहीं थी। असली और ठोस कदम 2 साल बाद 1987 में मॉन्ट्रियल, कनाडा में उठाया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि थी, जिसमें ODS बनाने और इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का एक पूरा टाइम टेबल तय किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अक्सर सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय संधि कहा जाता है। ऐसा क्यों है? मतलब आज जब हम जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं पर दुनिया को एक साथ लाने में इतनी मुश्किल देखते हैं, तो उस समय ऐसा क्या सही हुआ जो ये इतना सफल हो गया? देखिए, इसके सफल होने के पीछे 2 मुख्य कारण थे। पहला, विज्ञान बहुत स्पष्ट था। हमें पता था कि समस्या क्या है यानी CFCs, और उसका समाधान क्या है, उन्हें बंद करना। कोई कंफ्यूजन नहीं था। और दूसरा जो सबसे जरूरी था वो था बहुपक्षीय कोष यानी मल्टीलैटरल फंड का गठन। अच्छा, इस फंड के जरिए अमीर देशों ने विकासशील देशों को CFCs की तकनीक छोड़कर नई सुरक्षित तकनीक अपनाने के लिए आर्थिक और तकनीकी मदद दी। ये सिर्फ नियम थोपने के बारे में नहीं था, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की एक व्यावहारिक योजना थी। इसीलिए ये इतना सफल रहा। हाँ, इतना सफल कि 16 सितंबर जिस दिन इसे अपनाया गया था, अब पूरी दुनिया में विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद ओजोन की समस्या पूरी तरह से हल हो गई?
पूरी तरह से नहीं। CFCs की जगह एक और केमिकल लाया गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFCs। ये ओजोन के लिए तो सुरक्षित था, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक बहुत शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। अरे, तो एक समस्या को हल करते करते हम दूसरी समस्या को बढ़ा रहे थे। बिल्कुल। इसी को ठीक करने के लिए 2016 में रवांडा के किगाली में एक समझौता हुआ। किगाली समझौता HFCs के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से कम करने पर केंद्रित है। इसमें भारत का लक्ष्य है 2028 तक HFCs के उपयोग को स्थिर करना और 2047 तक इसमें 15% की कमी लाना। वाह, तो ये 3 कदमों की एक पूरी कहानी है। वियना, फिर मॉन्ट्रियल और फिर किगाली। इतनी सारी तारीखें और नाम हैं। हमारे नोट्स में इन्हें याद रखने का एक मजेदार तरीका दिया गया है। हाँ, 85 में वियना जाना, 87 में मॉन्ट्रियल आना, 16 में किगाली कमाना। ये तो सच में काम की ट्रिक है। हाँ, ये क्रम को याद रखने में काफी मदद करती है। तो हमने देखा कि कैसे ओजोन के लिए पूरी दुनिया एक साथ आई, लेकिन असली लड़ाई तो जमीन पर होती है। चलिए अब देखते हैं कि भारत ने अपनी अनोखी चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या कदम उठाए हैं। हाँ, तो भारत में पर्यावरण संरक्षण का कानूनी ढांचा कैसा है? हमारे नोट्स में कुछ प्रमुख अधिनियमों का जिक्र है। भारत का कानूनी ढांचा काफी मजबूत है। इसकी शुरुआत हुई 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से, जो जानवरों के शिकार और व्यापार पर रोक लगाकर उन्हें सुरक्षा देता है। लेकिन जो कानून एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, वो था 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 1986, ये तो भोपाल गैस त्रासदी के ठीक बाद आया था। क्या इसका उस घटना से कोई सीधा संबंध है? बिल्कुल। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी ने, देखिए, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। यह महसूस किया गया कि हमारे पास पर्यावरण को औद्योगिक प्रदूषण से बचाने के लिए कोई व्यापक और शक्तिशाली कानून नहीं है। इसी के जवाब में 1986 का यह अधिनियम लाया गया। इसे छाता विधान या अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं ना? हाँ, क्योंकि ये पर्यावरण के सभी पहलुओं, वायु, जल, मिट्टी को कवर करता है और केंद्र सरकार को पर्यावरण की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने के लगभग असीमित अधिकार देता है। ये दिखाता है कि कैसे एक भयानक आपदा एक देश की नीति को हमेशा के लिए बदल सकती है। इसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण कानून आए, जैसे 2006 का वन अधिकार अधिनियम। हाँ, और 2010 में NGT की स्थापना। सही। वन अधिकार अधिनियम ने जंगलों में रहने वाले आदिवासी और दूसरे समुदायों को उनके पारंपरिक भूमि अधिकारों को मान्यता दी। इससे वे संरक्षण में एक भागीदार बन गए और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT की स्थापना एक विशेष अदालत के रूप में की गई, ताकि पर्यावरण से जुड़े मामलों का तेजी से और विशेषज्ञता के साथ निपटारा हो सके। इन 2 मुख्य कानूनों को याद रखने के लिए भी हमारे नोट्स में एक लाइन है, 72 में जानवर बचाए, 86 में पर्यावरण चमकाया। लेकिन जैसा कि आपने कहा, कानून ही सब कुछ नहीं होते। भारत में बदलाव की असली ताकत तो अक्सर लोगों से आई है। ये एक बहुत जरूरी बात है। भारत में पर्यावरण संरक्षण की कहानी शक्तिशाली जन आंदोलनों के बिना अधूरी है और इसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। 1730 में राजस्थान में हुआ बिश्नोई आंदोलन शायद दुनिया के पहले पर्यावरण आंदोलनों में से एक है। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी के पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनसे चिपक कर अपनी जान दे दी थी। एक पल के लिए इस बात को सोचना भी मुश्किल है। पेड़ों को बचाने के लिए 300 से ज्यादा लोगों का अपनी जान दे देना, ये दिखाता है कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता कितना गहरा और भावनात्मक हो सकता है। बिल्कुल, और यही भावना हमें आधुनिक भारत के आंदोलनों में भी दिखती है। 1974 में उत्तराखंड के चमोली जिले में चिपको आंदोलन शुरू हुआ। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे नेताओं के मार्गदर्शन में गांव की महिलाएं पेड़ों को काटने आए ठेकेदारों से बचाने के लिए उनसे चिपक जाती थीं। और उनका यह शांतिपूर्ण प्रतिरोध पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। हाँ, बहुत मशहूर हुआ। और इसी से प्रेरणा लेकर दक्षिण भारत में भी एक आंदोलन हुआ था ना? हाँ, 1983 में कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में अप्पिको आंदोलन शुरू हुआ। अप्पिको कन्नड़ भाषा में चिपको का ही मतलब है गले लगाना। अच्छा। इसके अलावा 2 और बड़े आंदोलन हुए। केरल की शांत घाटी में एक पनबिजली परियोजना के खिलाफ हुआ शांत घाटी आंदोलन, जिसने एक अनमोल वर्षावन को बचाया। और 1985 में शुरू हुआ नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसका नेतृत्व मेधा पाटकर और बाबा आमटे ने किया। यह सरदार सरोवर बांध के निर्माण से होने वाले विस्थापन और पर्यावरणीय नुकसान के खिलाफ एक लंबा और कठिन संघर्ष था। तो इन सभी कानूनों और जन आंदोलनों का नतीजा क्या निकला? आज भारत का संरक्षित नक्शा कैसा दिखता है? मुझे यकीन है कि आंकड़े काफी प्रभावशाली होंगे। हाँ, आज भारत के पास एक बहुत बड़ा संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क है। अगर हम दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों को देखें तो भारत में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क्स हैं,
सबसे नया 107वां ओडिशा का सिमलीपार माना जा रहा है। 107 राष्ट्रीय उद्यान, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन मैंने एक टाइगर रिजर्व के बारे में भी सुना है, क्या वे इनसे अलग होते हैं? हाँ, टाइगर रिजर्व एक अलग श्रेणी है जो खास तौर पर बाघों के संरक्षण पर केंद्रित होती है। भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं और ये नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। सबसे नया मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान है। और हाथी रिजर्व? हाथियों के लिए 33 हाथी रिजर्व हैं, जिनमें सबसे नया तमिलनाडु का अगस्त्यमलाई है। और इन सब के अलावा हमारे पास 574 वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं। 574? और सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा 97 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हैं। वाह, ये तो एक विशाल नेटवर्क है। इन संख्याओं के पीछे जरूर कुछ बहुत खास जगह होंगी। जैसे भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? भारत का पहला नेशनल पार्क 1936 में स्थापित हुआ था। तब उसे हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। आज हम उसे उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। अच्छा, जिम कॉर्बेट। और दिलचस्प बात यह है कि जिम कॉर्बेट को एक और गौरव प्राप्त है। ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत घोषित होने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी था। हमारे नोट्स में कुछ और अनोखे पार्कों का भी जिक्र है, जैसे असम का काजीरंगा, जो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, काजीरंगा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडे वहीं रहते हैं। लेकिन अगर हम सबसे अनोखे पार्क की बात करें तो वो मणिपुर में है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये लोकटक झील पर तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र पार्क है। एक मिनट, तैरता हुआ पार्क, ये असल में कैसे काम करता है? क्या ये सच में पानी पर तैरता है? हाँ, ये लोकटक झील में तैरते हुए बायोमास, मिट्टी और वनस्पतियों के द्वीपों पर बना है, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमडी कहते हैं। फुमडी? हाँ, यह पूरा पार्क इन मोटी फुमडियों पर ही स्थित है। ये न सिर्फ एक अनोखा इकोसिस्टम है, बल्कि ये संगाई गिरण का एकमात्र घर भी है, जो इन तैरते द्वीपों पर ही रहता है। ये तो सच में कमाल है। अच्छा, अगर हम आकार की बात करें तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित हिमिस नेशनल पार्क है। यह हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड के घर के रूप में प्रसिद्ध है। वहीं अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम। और सबसे छोटा? सबसे छोटा है महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व। इन दोनों को याद रखने के लिए भी नोट्स में एक ट्रिक है। टाइगर रिजर्व के आकार के लिए बड़ा है सागर, नागार्जुन सागर, छोटा सा है बोर। हाँ, ये सुनने में थोड़ा मजाकिया है, लेकिन परीक्षा के समय बहुत काम आता है। बिल्कुल। हाँ, पार्कों और अभ्यारण्यों के अलावा एक और महत्वपूर्ण श्रेणी है जिसे बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। हाँ, बायोस्फीयर रिजर्व। ये नेशनल पार्क से कैसे अलग है? बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें न केवल वन्य जीवों और वनस्पतियों का संरक्षण होता है, बल्कि वहां रहने वाले मानव समुदायों की संस्कृति और जीवन शैली को भी संरक्षित किया जाता है। इसमें अक्सर नेशनल पार्क और अभ्यारण्य भी शामिल होते हैं। तो भारत में कितने हैं? भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 13 को यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त है। तो इनमें भी कुछ पहले, सबसे बड़े और सबसे छोटे होंगे? जरूर। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में स्थापित नीलगिरी था, जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला है। सबसे बड़ा गुजरात का कच्छ कारण है, जो भारतीय जंगली गधे यानी खुर के लिए जाना जाता है। और सबसे छोटा? सबसे छोटा है असम का डिब्रू साइखोवा। इसके लिए भी एक ट्रिक है। बायोस्फीयर रिजर्व के आकार को याद रखने के लिए सबसे बड़ा कच्छ कारण, सबसे छोटा डिब्रू का वन। ये छोटी छोटी लाइनें बहुत सारी जानकारी को एक साथ समेट लेती हैं। हाँ, और कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स अपनी खास पहचान के लिए जाने जाते हैं, जैसे मेघालय का नोकरेक रेड पांडा के लिए, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, तमिलनाडु की मन्नार की खाड़ी डुगोंग यानी समुद्री गाय के लिए। हाँ, और आंध्र प्रदेश का शेषाचलम पतला लोरिस और लाल चंदन के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध हैं। सिक्किम का कंचनजंगा तो एक मिश्रित विश्व धरोहर स्थल भी है, यानी इसका प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व है। अंत में कुछ अनोखे वन्यजीव अभ्यारण्यों की बात करते हैं, जैसे बिहार में विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य। क्या ये भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है? हाँ,
ये भारत का एकमात्र अभयारण्य है जो खास तौर पर गंगा नदी की डॉल्फिन के संरक्षण के लिए समर्पित है। इसी तरह ओडिशा में चिल्का झील है, जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है और लाखों प्रवासी पक्षियों का घर है। और हाल ही में तमिलनाडु का मुदुमलाई अभयारण्य ऑस्कर जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स की वजह से चर्चा में रहा। हाँ, बिल्कुल। और राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व का भी जिक्र है, जो बाघों के सफल पुनर्स्थापन के लिए जाना जाता है। इसका क्या मतलब है? सरिस्का में एक समय शिकार के कारण बाघ पूरी तरह से खत्म हो गए थे। ये एक बहुत बड़ी विफलता थी, लेकिन फिर वहां दूसरे पार्कों से बाघों को लाकर फिर से बसाया गया। ये एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया थी, लेकिन ये सफल रही। आज सरिस्का बाघों के सफल पुनर्स्थापन मतलब रिलोकेशन की एक उम्मीद भरी कहानी है। क्या ये कल्पना की जा सकती है कि भारत की 85% जमीन किसी न किसी कुदरती आफत के साये में है? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे देश की वो सच्चाई है जिसके साथ करोड़ों लोग हर रोज जीते हैं। बिल्कुल। आज हम भारत में आने वाली आपदाओं और उनसे निपटने के लिए जो सिस्टम बना है, उसकी गहराई से पड़ताल करने वाला है। हाँ, हमारे पास कुछ नोट्स और सरकारी आंकड़े हैं। और ये बताते हैं कि भारत खतरों की चपेट में क्यों है, यहाँ किस किस तरह की आपदाएं आती हैं और हमारा मैनेजमेंट का ढांचा कैसा है। 85% भूमि का आपदा की चपेट में होना, यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि यकीन करना मुश्किल है। इसे थोड़ा तोड़कर देखना होगा। हाँ, हमारे स्रोतों के मुताबिक देश का करीब 59% हिस्सा भूकंप के झटके महसूस कर सकता है। 59%? 12% इलाका बाढ़ में डूब सकता है, 8% पर चक्रवात का खतरा मंडराता है, और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है सूखा। हाँ, हमारी 70% खेती वाली जमीन सूखे का सामना कर रही है। और यहीं पर ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं रह जाते। जब हम कहते हैं कि 70% खेती की जमीन सूखे की चपेट में है, तो इसका सीधा मतलब है कि देश की फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, हाँ, खाद्य सुरक्षा पर एक तलवार लटक रही है। एक खराब मानसून का असर सिर्फ किसानों पर नहीं, बल्कि दिल्ली में बैठे योजनाकारों के बजट से लेकर हमारी और आपकी थाली तक पड़ता है। ये एक पूरा चेन रिएक्शन है। बिल्कुल। और इन आपदाओं को हम 2 मोटी कैटेगरी में रख सकते हैं ना? हाँ, एक तो है कुदरती यानी नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, जिनके बारे में हम आज गहराई से बात करेंगे। और दूसरी है इंसान की बनाई हुई यानी मैन मेड डिजास्टर्स, जैसे किसी फैक्ट्री में धमाका, जहरीली गैस का लीक होना, जंग या फिर कोई महामारी, जैसा हमने हाल ही में देखा। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं भूकंप से। आखिर क्यों कांपती है हमारी धरती? इसके पीछे का विज्ञान सीधा है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट हर साल लगभग 50 मिलीमीटर की रफ्तार से यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रही है, उसे धक्का दे रही है। और इसी टकराव से तनाव पैदा होता है। हाँ, और वही तनाव भूकंप की शक्ल में बाहर आता है, खासकर हिमालय वाले इलाके में। यहाँ से मामला और दिलचस्प हो जाता है। इस खतरे को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए भारत को 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। हाँ, जोन 5, 4, 3 और 2। जोन 5 सबसे खतरनाक है, मतलब वेरी हाई रिस्क जोन। एग्जैक्टली। और इसमें देश का करीब 11% हिस्सा आता है। सोचिए, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के हिस्से, गुजरात का कच्छ का रण, उत्तरी बिहार और अंडमान निकोबार, ये सब हाई अलर्ट पर हैं। इसके बाद है जोन 4, हाई रिस्क जोन, जिसमें देश का 18% हिस्सा है। और इसमें दिल्ली एनसीआर भी आता है। हाँ, मतलब देश की राजधानी भी एक बड़े खतरे वाले इलाके में। इसके अलावा सिक्किम, यूपी बिहार के उत्तरी हिस्से, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल हैं। फिर आता है जोन 3, जो मॉडरेट रिस्क का है, और वो करीब 30% भारत को कवर करता है, और बाकी बचा हुआ देश जोन 2 में है, जहां खतरा सबसे कम है। ये प्रतिशत 11%, 18%, 30% याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर उनके लिए जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, लगता तो है, पर इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है, एक तरह का मेमोरी हैक कह सकते हैं। अच्छा, बताइए। बस एक लाइन याद रखनी है, V5 में 11, VI 4 में 18, 3 30, बस। अरे वाह! V में 11, IV में 18 और 3 में 30, ये तो काफी आसान है। हाँ, ये एक छोटा सा जुमला आपको ये सारे आंकड़े याद करा सकता है। और सबसे खतरनाक जोन यानी जोन V के इलाकों के लिए भी हमारे नोट्स में एक मजेदार लाइन है। क्या है वो? उत्तर पूर्व का कच्छ में अंडमान डूब गया। बढ़िया है। इससे उत्तर पूर्व, कच्छ का रण और अंडमान निकोबार जैसे मुख्य इलाके तुरंत याद आ जाते हैं। बिल्कुल, ये ट्रिक्स जानकारी को पहचानने में मदद करती हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि इन जोन्स का मतलब क्या है। हाँ, इसका मतलब है कि जोन 5 के किसी गांव में बनने वाले घर का डिजाइन और मटेरियल जोन 2 में बनने वाले घर से बिल्कुल अलग होना चाहिए। हमारे बिल्डिंग कोड्स इसी जोनिंग पर आधारित हैं।
सवाल ये है कि क्या जमीनी स्तर पर इनका पालन होता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। चलिए अब धरती के अंदर की हलचल से निकलकर समुद्र और आसमान की तरफ देखते हैं। भारत की तट रेखा यानी कोस्ट लाइन बहुत लंबी है, करीब 11,000 किलोमीटर। और यहाँ का सबसे बड़ा खिलाड़ी है चक्रवात। हमारे स्रोतों में एक हैरान करने वाला फैक्ट है कि बंगाल की खाड़ी में अरब सागर के मुकाबले 4 गुना ज्यादा चक्रवात आते हैं। 4 गुना? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा क्यों? और इसके पीछे सीधा साधा विज्ञान है। चक्रवात बनने के लिए समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा। बंगाल की खाड़ी एक को ज्यादा गर्म है और उसकी बनावट एक बंद कटोरी जैसी है, जिससे चक्रवातों को बनने और ताकत पकड़ने के लिए आदर्श माहौल मिलता है। इसीलिए पूर्वी तट के राज्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश लगभग हर साल इन तूफानों से जूझते हैं। हाँ बिल्कुल, और इस लड़ाई में हमने बहुत कुछ सीखा भी है। 1999 के ओडिशा सुपर साइक्लोन को याद कीजिए, जिसमें 10,000 से ज्यादा जानें गई थीं। वो एक भयानक त्रासदी थी। लेकिन उसकी तुलना 2019 में आए चक्रवात फानी से कीजिए, जो लगभग उतनी ही ताकत का था। इस बार मरने वालों की संख्या 100 से भी कम थी। तो ये कोई चमत्कार तो नहीं था? नहीं, ये हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम और इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स में आई क्रांति का नतीजा था। सैटेलाइट, रडार और जमीनी स्तर पर काम कर रही टीमों ने मिलकर लाखों लोगों को समय रहते सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। ये दिखाता है कि हम तूफान को तो नहीं रोक सकते, लेकिन जाने जरूर बचा सकते हैं। अब बात करते हैं उस आपदा की जो चुपचाप आती है, सूखा। जब किसी इलाके में बारिश अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से 26% या उससे ज्यादा कम हो, तो उसे सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाता है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, भारत का 68% हिस्सा सूखे की अलग अलग डिग्री की चपेट में है। ये एक धीमी जहर की तरह है जो हमारी कृषि की कमर तोड़ देता है। और सूखे का असर सिर्फ फसल पर नहीं होता। नहीं, इससे भूजल स्तर नीचे जाता है, मवेशी मरने लगते हैं, लोगों को पलायन करना पड़ता है। ये एक सामाजिक आर्थिक आपदा है। बिल्कुल। और पहाड़ों का भी अपना एक अलग तरह का खतरा है, भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स। हाँ, भारत का करीब 12.6% जमीनी हिस्सा इसके खतरे में है। और सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका है उत्तर पश्चिमी हिमालय, जहां देश के कुल भूस्खलनों में से 2/3 66.5%। हाँ, 66.5% घटनाएं वहीं होती हैं। बरसात के मौसम में पहाड़ों से गुजरने वाली सड़कें कब बंद हो जाएं, कोई नहीं जानता। और यहाँ भी हमें मानव हस्तक्षेप की भूमिका को देखना होगा। पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाना, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और अंधाधुंध जंगल की कटाई, ये सब पहाड़ों को कमजोर कर रहे हैं, जिससे भूस्खलन का खतरा और बढ़ जाता है। बिल्कुल। इन बड़ी आपदाओं के अलावा कुछ और भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे जंगल की आग। हाँ, हमारे नोट्स में इसके 4 प्रकार बताए गए हैं: सतही आग, भूमिगत आग, जमीनी आग और सबसे खतरनाक क्राउन फायर। हाँ, जो पेड़ों के ऊपर के हिस्सों में बिजली की तेजी से फैलती है। उत्तराखंड और हिमाचल के जंगलों में हर साल लगने वाली आग इसी का उदाहरण है। सही है। फिर आती है बाढ़, जो शायद भारत की सबसे आम और व्यापक आपदा है। देश का 12% हिस्सा यानी करीब 40 मिलियन हेक्टेयर जमीन बाढ़ प्रवण है। और आंकड़े बताते हैं कि बाढ़ से होने वाले कुल नुकसान का सबसे बड़ा हिस्सा बिहार 27% और यूपी और उत्तराखंड 33% उठाते हैं। कोसी नदी को तो बिहार का शोक कहा इसीलिए जाता है। और अब शहरों में भी बाढ़ एक बड़ी समस्या बन गई है, जिसे हम अर्बन फ्लडिंग कहते हैं। हाँ, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, थोड़ी सी ज्यादा बारिश में ये शहर तालाब बन जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने नदियों, तालाबों और नालों पर कब्जा करके कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं, जिससे पानी को निकलने की जगह ही नहीं मिलती। तो ये एक तरह से मानव निर्मित बाढ़ है। बिल्कुल। और आखिर में बात करते हैं लू या हीट वेव की, जो जलवायु परिवर्तन का सबसे सीधा असर है। जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाए, तो हीट वेव घोषित कर दी जाती है। और ये मजदूरों और सड़क पर रहने वाले लोगों के लिए जानलेवा साबित होती है। अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। ये आपदाएं अलग अलग नहीं हैं। मतलब ये सब जुड़ी हुई हैं? हाँ, ज्यादा गर्मी से जंगल की आग का खतरा बढ़ता है। समुद्र का तापमान बढ़ने से चक्रवात ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने से नदियों में अचानक बाढ़ आ रही है। तो ये सब आपस में जुड़ा हुआ है और क्लाइमेट चेंज इस पूरे चक्र को और तेजी से घुमा रहा है। एग्जैक्टली। तो सवाल उठता है कि इतने सारे खतरों से निपटने के लिए हमारे पास सिस्टम क्या है? कागज पर तो सिस्टम बहुत मजबूत दिखता है। हाँ, 2005 में एक कानून बनाया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसके तहत 3 लेवल का एक ढांचा तैयार किया गया। एक त्रिस्तरीय संरचना। सबसे ऊपर नेशनल लेवल पर है NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। फिर हर राज्य में है SDMA यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी,
जिसके मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं। और सबसे जमीनी स्तर पर हर जिले में है DDMA यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसकी कमान जिले के कलेक्टर या DM के हाथ में होती है। हाँ, कागज पर तो ये संरचना बहुत मजबूत दिखती है, PM से लेकर DM तक। और इसे याद रखने का एक सीधा तरीका भी है। अच्छा, देश का प्रधान राष्ट्रीय आपदा देखेगा, प्रदेश का मुख्य राज्य की और जिले का कलेक्टर जिले की। ये तो बहुत आसान है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या जमीनी स्तर पर DDMA के पास सच में वो अधिकार और संसाधन हैं जो NDMA के पास हैं? अक्सर आपदा के पहले 72 घंटों में जिला ही अकेला लड़ रहा होता है। और उस वक्त असली परीक्षा इसी DDMA की होती है। बिल्कुल सही कहा। इस ढांचे के अलावा कुछ और भी संस्थाएं हैं, जैसे नारंगी वर्दी वाले NDRF के जवान। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। हाँ, ये एक स्पेशलिस्ट फोर्स है जिसकी 16 बटालियनें देश भर में तैनात है। कहीं भी कोई बड़ी आपदा होती है तो सबसे पहले यही नजर आते हैं। फिर है NIDM जो ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करता है। और एक है NDMP यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। हाँ, जिसे 2016 में बनाया गया और 2019 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs और सेंडाई फ्रेमवर्क के हिसाब से अपडेट किया गया। सेंडाई फ्रेमवर्क ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो आपदा के जोखिम को कम करने पर जोर देता है। तो हमारे प्लान का उससे जुड़ना एक अच्छी बात है। ये दिखाता है कि हम वैश्विक स्तर पर चल रही कोशिशों का हिस्सा हैं। जब हमने इस सिस्टम समझ लिया है तो चलिए एक नजर इतिहास की उन बड़ी आपदाओं पर डालते हैं जिन्होंने भारत को हिला दिया और हमें बहुत कुछ सिखाया। ये सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि सबक हैं। 1876-78 का भीषण अकाल जिसने 5.8 करोड़ लोगों को प्रभावित किया, ये हमें बताता है कि सूखा कितना विनाशकारी हो सकता है। फिर 1984 भोपाल। सिर्फ एक तारीख और शहर का नाम नहीं है ये हमारी औद्योगिक सुरक्षा पर एक ऐसा दाग है जिसे हम आज तक नहीं धो पाए हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट, एक गैस जिसने हजारों जिंदगियां एक ही रात में छीन ली और लाखों को हमेशा के लिए बीमार बना दिया। भोपाल गैस त्रासदी ने हमें सिखाया कि विकास की अंधी दौड़ में अगर सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाए तो उसकी कीमत कितनी भारी हो सकती है। इसके बाद ही भारत में पर्यावरण और औद्योगिक सुरक्षा को लेकर कई कड़े कानून बने। बिल्कुल। फिर 2001 में 26 जनवरी के दिन गुजरात के कच्छ भुज में आया 7.7 तीव्रता का भूकंप। उस एक झटके ने हमें मजबूर किया कि हम आपदा प्रबंधन के बारे में नए सिरे से सोचें। कहते हैं कि 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट काफी हद तक भुज भूकंप और फिर 2004 की हिंद महासागर सुनामी की ही देन है। सही बात है। भुज भूकंप एक तरह का वेकअप कॉल था। उसने दिखाया कि हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम कितना कमजोर और बिखरा हुआ था। और उसी के बाद एक सेंट्रलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की जरूरत महसूस हुई। हाँ, जो NDMA, SDMA, DDMA की शक्ल में सामने आई। और ये सिलसिला रुका नहीं। 2013 की केदारनाथ बाढ़, जिसे हिमालयी सुनामी भी कहा गया। फिर 2018 की केरल बाढ़ जो सदी की सबसे भीषण बाढ़ थी, और 2020 में चक्रवात अम्फान, जो तब आया जब देश पहले से ही कोविड-19 महामारी से लड़ रहा था। अम्फान का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये दिखाता है कि हम एक कंपाउंड डिजास्टर के युग में जी रहे हैं, जहां एक साथ 2 या 2 से ज्यादा आपदाएं आ सकती हैं। एक तरफ महामारी से लड़ना और दूसरी तरफ चक्रवात से लोगों को बचाना, ये चुनौती को कई गुना बढ़ा देता है। तो हमारी तैयारी को अब और ज्यादा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। बिल्कुल, और मल्टी हजार्ड फोकस्ड होने की जरूरत है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। आज हम इसकी कहानी को समझेंगे। ये कानून क्यों बना, ये काम कैसे करता है और समय के साथ कैसे बदल रहा है। और मुझे लगता है कि इन दस्तावेजों में कुछ मजेदार ट्रिक्स भी हैं। हाँ, बिल्कुल हैं, जो इस सफर को और आसान बना देंगी। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलकर समझते हैं। हम इस कानून की नींव से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि इसे लागू करने वाली संस्थाएं कौन सी हैं, नियम तोड़ने पर क्या होता है, हाल में इसमें क्या नए बदलाव आए हैं, और आखिर में भारत इस मामले में दुनिया के साथ मिलकर क्या कर रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं अधिनियम के बुनियादी ढांचे से। किसी भी इमारत को समझने के लिए उसकी नींव को पकड़ना जरूरी है। सही है। ये कानून 2004 की सुनामी के बाद बनाया गया था और इसमें कुल 11 अध्याय और 79 धाराएं हैं। और इन दस्तावेजों के मुताबिक धारा 2 में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपदा तो हम सब समझते हैं, लेकिन शमन और क्षमता निर्माण का क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। शमन यानी मिटिगेशन का सीधा सा मतलब है कि हम आपदा के असर को कम करने के लिए पहले से क्या कदम उठा रहे हैं। जैसे बाढ़ आने की आशंका वाले इलाके में तटबंध बनाना। और क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है कि हमारे पास आपदा से लड़ने के लिए सही लोग, सही ट्रेनिंग और सही संसाधन हैं या नहीं। अच्छा, ये दोनों शब्द इस कानून की आत्मा है।
क्योंकि ये आपदा आने के बाद मदद करने से ज्यादा आपदा आने से पहले की तैयारी पर जोर देते हैं। मतलब ये पूरा कानून रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव होने की बात करता है। एग्जैक्टली। अब सवाल ये है कि इस काम को जमीन पर उतारता कौन है? हमारे स्रोत एक त्रिस्तरीय ढांचे की बात करते हैं। हाँ, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे ऊपर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA। और इसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। जी। प्रधानमंत्री का अध्यक्ष होना ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। हाँ, इसका मतलब है कि इसे देश में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक विभाग का काम नहीं बल्कि पूरे देश का मिशन है। NDMA का मुख्य काम नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देश बनाना है। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? इसमें अध्यक्ष के अलावा अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। 9। और मुझे लगता है हमारे दस्तावेजों में इस 9 की संख्या को याद रखने का एक मजेदार तरीका दिया गया है। हाँ, उसमें एक ट्रिक है। क्या है वो? NDMA का 9 राष्ट्रीय स्तर पर PM के साथ 9 रत्न होते हैं। अरे वाह, ये 9 रत्न मतलब अधिकतम 9 सदस्य। ये तो याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है ना? ठीक है, तो ये तो हुआ राष्ट्रीय स्तर। इसी तर्ज पर राज्यों में क्या व्यवस्था है? राज्यों में है STMA यानी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। यहाँ अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। ओके। और इसमें अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। इसका काम राष्ट्रीय योजना के हिसाब से राज्य की योजना बनाना और उसे लागू करवाना है। और सबसे अहम, जमीनी स्तर पर कौन काम करता है, जहां असल में आपदा आती है? वो है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA, जिसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर होते हैं। बिल्कुल। इनका काम जिले के लिए एक विस्तृत आपदा योजना तैयार करना और आपदा के समय सभी विभागों के बीच तालमेल बिठाना है। इसका कोई उदाहरण है हमारे पास? हाँ, 2018 की केरल बाढ़ के दौरान हमने देखा था कि कैसे कुछ जिलों के DDMA ने स्थानीय NGOs और मछुआरों को साथ लेकर बहुत प्रभावी ढंग से काम किया। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर योजना बनाना कितना जरूरी है। इन 3 मुख्य प्राधिकरणों के अलावा भी 2 और निकायों का जिक्र है। एक है राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यानी NEC। जी। यह दिलचस्प है कि इसके अध्यक्ष गृह सचिव हैं। प्रधानमंत्री या कोई और मंत्री क्यों नहीं? क्या इसका कोई खास कारण है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका कारण ये है कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए जो नोडल मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय है। इसलिए NMDC की अध्यक्षता गृह सचिव को दी गई है ताकि NDMA द्वारा बनाई गई नीतियों और योजनाओं को प्रशासनिक स्तर पर तेजी से और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। अच्छा, मतलब ये नीति और अमल के बीच की एक अहम कड़ी है। बिल्कुल। और दूसरा निकाय है राष्ट्रीय आपदा संस्थान यानी NIOD। हाँ, NIOD इस पूरे सिस्टम का थिंक टैंक या ब्रेन है। थिंक टैंक? जी। इसका मुख्य काम प्रशिक्षण देना, रिसर्च करना और जानकारी को इकट्ठा करके सबको उपलब्ध कराना है। यह सुनिश्चित करता है कि हम पुरानी आपदाओं से सबक सीखें और भविष्य के लिए बेहतर तैयार हों। तो ये प्राधिकरण नीतियां और योजनाएं बनाते हैं, लेकिन अगर कोई इन योजनाओं को लागू करने से मना कर दे या इनका उल्लंघन करे तो क्या होगा? हाँ, यहीं पर कानून की सख्ती सामने आती है। बिल्कुल। किसी भी कानून को प्रभावी बनाने के लिए उसमें दंड का प्रावधान होना जरूरी है, खासकर जब लोगों की जान का सवाल हो। तो चलिए इस पर नजर डालते हैं। धारा 51 कहती है कि अगर कोई सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करता तो उसे 1 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। ये तो हुई लापरवाही की बात। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर संकट का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हाँ, कानून में उनके लिए भी सख्त प्रावधान है। जैसे कि धारा 52 जो राहत पाने के लिए झूठा दावा करने वालों के लिए है। इसकी सजा कहीं ज्यादा है। हाँ, इसमें 2 साल तक की जेल और जुर्माना है। और इसी तरह धारा 53 उन लोगों के लिए है जो राहत सामग्री का गबन या हेराफेरी करते हैं। इसके लिए भी सजा 2 साल तक की जेल और जुर्माना है। यहाँ सजा ज्यादा सख्त क्यों है? देखिए, सजा ज्यादा सख्त इसलिए है क्योंकि ये दोनों अपराध सिर्फ धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि ये उस भरोसे को तोड़ते हैं जिस पर पूरा राहत तंत्र टिका होता है। सही बात है। इससे असल जरूरतमंदों तक मदद नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल। और एक और बहुत खतरनाक चीज है अफवाहें फैलाना। धारा 54 के तहत अगर कोई आपदा के बारे में झूठी चेतावनी फैलाता है जिससे लोगों में दहशत फैलती है तो उसे 1 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। तो ये 4 धाराएं 51, 52, 53 और 54, इनको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन हमारे स्रोत इसके लिए एक बहुत ही कारगर ट्रिक बताते हैं। वो क्या है? ट्रिक है, झूठ बोलोगे तो 1-2 साल जेल काटोगे, सामान खाओगे तो भी जेल जाओगे। अच्छा, तो इसमें झूठ से जुड़े दोनों अपराध यानी धारा 52 और 54 और गबन यानी धारा 53 तीनों कवर हो जाते हैं। एक और आसान तरीका है सजा की अवधि याद रखने का। बताइए। राहत का गबन 53 और झूठा दावा
52। दोनों में 2 साल की सजा है, क्योंकि ये दोनों सबसे गंभीर अपराध माने गए हैं। ये समझने के बाद कि क्यों कुछ सजाएं ज्यादा हैं, इन ट्रिक्स से उन्हें याद रखना वाकई आसान हो जाता है। जी, तो ये तो हुई मूल कानून की बात। लेकिन समय के साथ चुनौतियां बदलती हैं, तो कानून को भी बदलना पड़ता होगा। हमारे दस्तावेज आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 का जिक्र करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इस संशोधन में 2 नई परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन सी? पहली है आपदा डेटाबेस। इसका मकसद ये है कि आपदा से जुड़े हर तरह के आंकड़े, जैसे कहाँ कितना नुकसान हुआ, कितना फंड दिया गया, कहाँ कितना जोखिम है, सब एक जगह पर उपलब्ध हों। इससे योजना बनाने में मदद मिलेगी? बहुत मदद मिलेगी। और दूसरी परिभाषा है उभरते आपदा जोखिम। उभरते आपदा जोखिम? हाँ, ये एक बहुत दूरदर्शी कदम है। इसका मतलब है कि अब कानून सिर्फ भूकंप, बाढ़ जैसी पारंपरिक आपदाओं तक सीमित नहीं रहेगा। अच्छा। बल्कि भविष्य की चुनौतियों, जैसे कि चरम जलवायु घटनाओं यानी एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, साइबर अटैक या किसी नई महामारी जैसे जोखिमों को भी ध्यान में रखेगा। इस संशोधन में सबसे बड़ा व्यावहारिक बदलाव क्या है? सबसे बड़ा बदलाव है धारा 41A के तहत शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन। शहरी प्राधिकरण? जी। भारत में शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। शहरों में जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां आपदा का असर भी कहीं ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। सही बात है। ये प्राधिकरण इसी चुनौती से निपटने के लिए बनाया जा रहा है। ये प्राधिकरण कहाँ-कहाँ बनेगा और इसकी कमान किसके हाथ में होगी? ये प्राधिकरण राज्य की राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों में बनेगा। हालांकि दिल्ली और चंडीगढ़ इसके अपवाद हैं। और इसके अध्यक्ष? इसकी अध्यक्षता नगर आयुक्त यानी म्युनिसिपल कमिश्नर करेंगे। ये भी एक सोचा समझा फैसला है, क्योंकि शहर के सभी संसाधन और विभाग नगर आयुक्त के अधीन काम करते हैं, जिससे आपदा के समय तालमेल बिठाना आसान होगा। तो ये नया शहरी प्राधिकरण दिखाता है कि कानून आज की जरूरतों के हिसाब से कैसे बदल रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये पूरा ढांचा शून्य में काम नहीं करता। इसे दशकों से स्थापित वैज्ञानिक संस्थानों का सहारा मिलता है, जो जमीन पर असल काम करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये संस्थान इस पूरे आपदा प्रबंधन तंत्र की रीढ़ हैं। यही हमें बताते हैं कि कब, कहां और किस तरह की आपदा आ सकती है। जी। हमारे पास इनकी एक पूरी सूची है। अगर हम इन्हें इनके स्थापना के क्रम में देखें तो एक दिलचस्प कहानी सामने आती है। हाँ, बताइए। सबसे पहले 1851 में GSI यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण बना, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। फिर 1875 में IMD भारत मौसम विज्ञान विभाग, मुख्यालय नई दिल्ली। 1909 में NCDC राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, नई दिल्ली। ओके। 1929 में ICAR नई दिल्ली। 1969 में ISRO बेंगलुरु। 1999 में INCOIS हैदराबाद। और सबसे नया है 2022 में बना NDSA यानी राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, नई दिल्ली। ये सूची सिर्फ कुछ नाम और तारीखें नहीं है, ये भारत में आपदा प्रबंधन के सफर को दिखाती है। कैसे? देखिए, 1851 में हम सिर्फ भूस्खलन और भूकंप जैसी भूवैज्ञानिक घटनाओं पर ध्यान देते थे, यानी GSI। फिर मौसम IMD और बीमारियों NCDC पर ध्यान गया। अच्छा, फिर हमने तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया, इसरो, महासागरों को समझा, इनकॉइस, और आज 2022 में हम बांध सुरक्षा जैसे मानव निर्मित जोखिमों के लिए भी प्राधिकरण बना रहे हैं। ये हमारी विकसित होती समझ का प्रतीक है। और ये संस्थान अलग अलग आपदाओं के लिए नोडल एजेंसी भी हैं। हमारे दस्तावेजों में इसे याद रखने के लिए एक सिटी ट्रिक दी गई है। हाँ, ये शहरों को आपदा के प्रकार से जोड़ती है। जैसे सुनामी आई तो हैदराबाद इनकॉइस भागो। ये हमें तुरंत याद दिलाता है कि सुनामी की चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी इनकॉइस है, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। ये ट्रिक याद रखने के लिए तो अच्छी है, लेकिन क्या इन संस्थानों के मुख्यालयों का उनके काम से कोई वास्तविक संबंध भी है? जैसे क्या हैदराबाद में होने की वजह से इनकॉइस को सुनामी की निगरानी में कोई फायदा मिलता है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। इनकॉइस के मामले में हैदराबाद में इसका इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर है, जो पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के लिए काम करता है। अच्छा। और हैदराबाद को इसलिए चुना गया क्योंकि ये एक भूकंपीय रूप से स्थिर क्षेत्र है और देश के लगभग मध्य में स्थित है, जिससे पूरे देश में डेटा का प्रसार आसानी से हो सकता है। बहुत दिलचस्प। और बाकी शहरों के लिए क्या ट्रिक है? दूसरा है, चक्रवात और बारिश देखनी है तो दिल्ली IMD जाओ। इससे याद रहता है कि चक्रवात और भारी वर्षा के लिए नोडल एजेंसी IMD है। जी,
और यहाँ तक कि भूकंप विज्ञान के लिए भी। जी। और तीसरा, पहाड़, भूस्खलन, खिसका, तो कोलकाता जीएसआई। खबर करो, ये बताता है कि भूस्खलन मैपिंग की नोडल एजेंसी जीएसआई है। तो हमने भारत के कानूनी और वैज्ञानिक ढांचे को समझ लिया। अब इस चर्चा को वैश्विक पटल पर ले जाते हैं। आपदाएं सरहदें नहीं देखती, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी जरूरी होता होगा। बहुत ज्यादा। इसी सोच के साथ कुछ वैश्विक समझौते और पहले हुई हैं। इसमें सबसे प्रमुख है सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क, जी, जो 2015 से 2030 तक के लिए बना है। ये आपदा जोखिम को कम करने के लिए एक वैश्विक रोड मैप है। ये कहता है कि हमें आपदा के बाद राहत पर खर्च करने के बजाय आपदा के जोखिम को समझने और उसे कम करने में निवेश करना चाहिए। और इन वैश्विक प्रयासों में भारत की क्या भूमिका है? क्या हम सिर्फ एक भागीदार हैं या नेतृत्व भी कर रहे हैं? अब भारत एक लीडर की भूमिका में आ रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है CDRI, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। ये बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, पुल, पावर प्लांट को आपदा रोधी बनाने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। ये भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का प्रतीक है। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण पहलुओं का जिक्र हमारे स्रोतों में है। एक है अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, EW4ALL। हाँ, ये संयुक्त राष्ट्र की एक बहुत महत्वाकांक्षी पहल है। इसका लक्ष्य है कि 2027 तक दुनिया के हर नागरिक तक किसी न किसी तरह की पूर्व चेतावनी प्रणाली की पहुंच हो। क्योंकि समय पर मिली एक छोटी सी चेतावनी हजारों जानें बचा सकती है। बिल्कुल। और दूसरी पहल है लॉस एंड डैमेज फंड। ये काफी चर्चा में रहा है। हाँ, और ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। ये क्लाइमेट जस्टिस यानी जलवायु न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। इसका क्या मतलब है? इसका मूल विचार यह है कि विकसित देशों जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रदूषण किया है, की जिम्मेदारी बनती है कि वे उन विकासशील और गरीब देशों की आर्थिक मदद करें जो जलवायु परिवर्तन का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं, जबकि उनका योगदान सबसे कम रहा है। तो आज हमने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि उसके हर पहलू को समझने की कोशिश की।